बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 शुरू स्टार्ट करने लगे हैं सोल्यूशन। इसमें हम इंशाल्लाह सैचुरेटेड सोल्यूशन और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन वगैरह को डिस्कस करेंगे और टाइप्स ऑफ सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। सोल्यूशन ऑफ सॉलिड, सोल्यूशन ऑफ लिक्विड्स एंड सोल्यूशन ऑफ गैसेस। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सोल्यूशन जो होता है ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक जिसमें सॉल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये दो चीज़ें मिलकर सोल्यूशन बनाती हैं। इनमें से जो कम मिकदार वाला होता है उसको हम सॉल्यूट कह देते हैं और दूसरे वाले को जिसकी मिकदार ज़्यादा होती है उसको सॉल्वेंट कह देते हैं। इसी तरीके से फिर इनकी और मुख्तलिफ टाइप्स हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन आ जाते हैं, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन आ जाते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, और उसके बाद अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, ये और मुख्तलिफ इसकी किस्में। उसके बाद फिर सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस आ जाती हैं। और इसमें एक और चीज़ मैस बाय मैस आ जाता है। मैस बाय मैस अगर दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मैस में गिवन हो तो मैस बाय मैस कह देते हैं। अगर एक मैस में गिवन हो और दूसरा वॉल्यूम के अंदर गिवन हो तो मैस बाय वॉल्यूम कह देते हैं। अगर दोनों वॉल्यूम बाय वॉल्यूम गिवन हो तो उसे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कह देते हैं। अगर दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर दोनों वॉल्यूम के अंदर गिवन हो तो ये जो ऊपर वाला होता है ये सॉल्यूट होता है, नीचे वाला सॉल्वेंट होता है। इसी तरीके से ये मैस बाय वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इससे अगर हम ग्राम बाय ग्राम लिख देते हैं, इसको ग्राम बाय सेंटीमीटर क्यूब लिख देते हैं, इसको सेंटीमीटर क्यूब बाय सेंटीमीटर क्यूब। तो हम स्टार्ट करते हैं। वाई सॉल्यूशंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर एस वी एनकाउंटर मैनी सब्सटेंसेस इन आवर डेली लाइफ सच एज एयर। जो एयर होती है ये आप लोगों को पता है मिक्सचर ऑफ गैसेज होती है दोनों। इसमें एक किस्म का ये मैस बाय मैस का सोल्यूशन होता है जो एयर होती है, क्योंकि ये मिक्सचर ऑफ गैस होती है। तो इस हवा के अंदर हर किस्म की गैसेज, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह ये मौजूद होती हैं और उनका मुख्तलिफ मैस वगैरह होता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स ये भी आप लोगों को पता है सोल्यूशन है। उसके बाद जूसेस ये भी सोल्यूशन होते हैं। शैम्पू ये भी सोल्यूशन है। पेट्रोल, नेचुरल गैस, डीजल, कैरोसिन, कफ सिरप एंड मैनी अदर्स। आप जैसे कफ सिरप आप खोल के उसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह देखें तो आप लोगों को पता होगा कि उसके अंदर अल्कोहल लिखी होती है, यानी जो कि एथेनॉल होती है, C2H5OH। तो अल्कोहल की मकदार उसके अंदर मौजूद होती है। तो ये मुख्तलिफ सोल्यूशन से मिलकर बनी होती है। आर दी सब्सटेंसेस सोल्यूशन क्या, ये सारे सब्सटेंसेस सोल्यूशन है। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अकर इन एक्वा सोल्यूशन। हमारे अंदर जितने भी ये बायोकेमिस्ट्री की भी बात है, जैसे हमने ब्रांच पढ़ी थी बायोकेमिस्ट्री में तो हमने पढ़ा था कि हमारे अंदर जो केमिकल रिएक्शंस और होते हैं वो जब हम देखते हैं तो वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हमारे अंदर जो जितने भी रिएक्शन वगैरह हो रहे हैं तो हम एक्वा सोल्यूशन के अंदर और होते हैं, ये वाटर की मौजूदगी में। इसीलिए कहा जाता है कि वाटर जो होता है ये सारे केमिकल रिएक्शंस को चला रहा होता है। ब्रास हो गया, उसके बाद स्टील, ये ब्रास और ब्रॉन्ज, ये अलॉय वगैरह होते हैं जैसे हमने पढ़े थे ब्रास एंड ब्रॉन्ज वगैरह। जिस एंड ब्रास एंड स्टील, जर्मन सिल्वर और सॉलिड सोल्यूशन, ये सॉलिड सोल्यूशन है क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये जो दो मेटल को जब आपस में इकट्ठा किया जाए जैसे ब्रास और ब्रॉन्ज वगैरह तो ये उनके अलॉयज होते हैं। जब दो मेटल को आपस में इकट्ठा किया जाए तो ये सॉलिड का सोल्यूशन, दोनों सॉलिड इसमें पड़े हुए हैं। दीज सोल्यूशंस आर वाइडली यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। तो इनमें बर्तन बनाने के ये काम आते हैं। कुकिंग यूटेंसिल वगैरह, देज की जिसके अंदर खाना वगैरह पकाया जाता है, और पतीले वगैरह जिसके अंदर पानी वगैरह गर्म किया जाता है, और मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल वगैरह होते हैं। सर्जिकल टूल्स वगैरह होते हैं जिससे ऑपरेशन करने के लिए जो इस्तेमाल की जाती हैं सर्जरी के अंदर, अस्पतालों के अंदर, हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। कटलरी एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स। इसी तरीके से फ्लूट वगैरह होगी, उसके बाद ये जो जैसे बांसुरी वगैरह ये जो होती हैं, और मुख्तलिफ चीज़ें ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, गिटार वगैरह हो गए, इनके अंदर भी मेटल्स वगैरह का इस्तेमाल हुआ होता है, सोल्यूशन होते हैं। ये भी सॉलिड के दो सॉलिड्स आपस में इकट्ठे करके बनाए जाते हैं, क्योंकि वैसे कोई जो एक मेटल होता है जो इसकी ये इसलिए ज़रूर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहमियत का हामिल है। जैसे कि हमने अब पढ़ा था कि दरवाज़ों के जो ताले वगैरह होते हैं ये भी एलॉयज़ के बने होते हैं, ये सॉलिड सोल्यूशन होते हैं, दो मेटल को मिक्स करके बनाए जाते हैं। क्योंकि अगर वैसे कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कि रिएक्शन जल्दी कर जाते हैं तो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, लेकिन जब उसका अलॉय बना दिए जाते हैं तो वो उसकी रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं, तो वो ज़्यादा रिएक्शन नहीं करते, वो स्टेबल रहते हैं और इस तरीके से वो पायदार होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो चीपर भी हो जाते हैं, इनके और मुख्तलिफ बेनिफिट्स होते हैं, वो ख़राब जल्दी नहीं होते, इसलिए इनके मेटल्स वगैरह को इकट्ठे किया जाता है।
Solutions, aqueous solution, solute and solvent. A solution is a homogeneous mixture of substances. Homogeneous कहा जाता है means same को homo same से निकला है. A solution is a homogeneous mixture of substances that has uniform composition throughout. तो इनकी composition जो होती है वो uniform होती है throughout. In a solution that substances that is present lesser amount of solute. ये मैं बता चुका हूँ, जो कम मिकदार में solution में जो कम मिकदार में पाए जाते हैं उसे solute कहा जाता है, और ज़्यादा मिकदार में जो पाए जाते हैं उसे solvent कहा जाता है. और आप फ़र्ज़ करें एक चीनी है, शुगर जिसे हम कहते हैं, वो अगर हम लेते हैं और वो पानी के अंदर डाल देते हैं. अब पानी जो चीनी है वो सॉलिड है, वो हमने ग्राम में लिए, फर्ज करो 2 ग्राम लिए हमने, और 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन के अंदर, या चलो 500 कह लेते हैं, 500 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन के अंदर हमने डाल दिए. तो अब ये जो है ये सोल्यूट है, ये कम मिकदार में ली गई और ये सोल्यूट है और ये है भी सॉलिड, क्योंकि और ये जैसे मैं कह देता हूँ चीनी, जिसे हम कह देते हैं चीनी, शुगर यानी चीनी. उसके बाद ये 2 ग्राम थी, ये सॉलिड थी, और 500 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन ये हमने सॉल्वेंट लिए, और ये था वाटर. और वाटर आप लोगों को पता है ये हमने लिक्विड के अंदर लिए. अब ये क्या मैस बाय वाली है, मैस. और कंपोजिशन ओवरऑल इसकी कंपोजिशन क्या हो जाएगी, 2 ग्राम पहले सोल्यूट लिए और इसको इसके अंदर मिक्स किया, तो जारी बात है अब ये चीनी जो है इसके अंदर डिजॉल्व हो चुकी है. जब इसके अंदर डिजॉल्व हो जाएगी तो ओवरऑल कंपोजिशन तो वो लिक्विड ही रहेगी, ओवरऑल वो पानी रहेगा, लिक्विड की जो है फेज है उसमें वो आ जाएगा. तो ओवरऑल कंपोजिशन जो होती है वो होमोजेनियस एक ही रहती है. एयर इज फॉर एग्जांपल एयर इज सोल्यूशन कंटेनिंग ऑक्सीजन. एयर भी अब एक सोल्यूशन है, इसमें अब ऑक्सीजन भी जरी बात है मौजूद होती है. जैसे हम सांस ले रहे होते हैं तो ऑक्सीजन अपने अंदर इनटेक कर रहे होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हम बाहर एक्सहेल कर रहे होते हैं. नाइट्रोजन भी मौजूद रहती है, एंड नंबर ऑफ ट्रेसेस ऑफ गैसेज, और भी मुख्तलिफ गैसेज वगैरह मौजूद हैं इन दिस सोल्यूशन. इस सोल्यूशन में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रेस गैसेज आर सॉल्यूट्स. अब जो सिंस दे आर प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी वेयर एज नाइट्रोजन सॉल्वेंट इट इज़ प्रेजेंट लार्ज अमाउंट. अब वो कहता है कि जो एयर है, जो हवा होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, इसमें ये भी सोल्यूशन है गैसेस का. तो अब इसमें जो कम मकदार में गैसेस वगैरह हवाएं मौजूद हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होगी, तो ये जो होती हैं ये कलर ये ट्रेस गैसेस होती हैं एंड सल्यूट्स होती हैं, क्योंकि ये कम मकदार में पाई जाती हैं इसलिए उसको सल्यूट कहा गया. और जो नाइट्रोजन होती है इसकी 78% कंपोजिशन होती है, यानी 78% इसकी मकदार यानी ज़्यादा पाई जाती है बाकी गैसेस की बनस्बत, इसलिए इसको सॉल्वेंट कह दिया गया. कंसिडर अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं. 10 ग्राम शुगर इन 100 ग्राम ऑफ वाटर वी विल गेट अ शुगर सोल्यूशन. अगर वो, इसीलिए इसने एक और एग्जांपल दिया कि अगर ये तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैथ बाय वॉल्यूम हो गया ये. अगर वो कहता है कि 10 ग्राम आपने लिए और 100 ग्राम आपने लिए, ये शुगर 10 ग्राम लिए और उसे 100 ग्राम वाटर के अंदर डाल के, तो ये मैथ बाय मैथ सोल्यूशन आ जाता है, मैथ बाय मैथ. और अगर आज ये शुगर का सोल्यूशन बन जाता है, और अगर आज जो फेज इसका होगा वो लिक्विड होगा, क्योंकि ज़्यादा मकदार में लिक्विड मौजूद है. तो हेयर शुगर इज सॉल्यूट इन वाटर सॉल्वेंट. सारी बात जो कम मकदार में होता है वो सॉल्यूट होता है, जो ज़्यादा मकदार में सॉल्वेंट. अ सोल्यूशन इन विच वाटर इज सॉल्वेंट इज कॉल्ड एन एक्वा सोल्यूशन इन विच वाटर इज सॉल्वेंट. अब ये जो है ये भी एक्वा सोल्यूशन है, क्योंकि इसमें जो सॉल्वेंट है वो वाटर है. अब ये देखा जाए, क्योंकि जो ऐसा सोल्यूशन जिसमें वाटर जो हो वो ज़्यादा मकदार में पाया जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा सोल्यूशन में 2 ही चीज़ें होती हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट. कम मकदार में वो सॉल्यूट, जो ज़्यादा मकदार में सॉल्वेंट. और अब वो कहता है कि ऐसा सोल्यूशन कोई भी जिसके अंदर वाटर जो है वो सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल हो, यानी जिसमें वाटर की कंपोजिशन ज़्यादा है, वाटर की मौजूदगी ज़्यादा है, तो वो उसे एक्वा सोल्यूशन कहा जाएगा. एक्वा वाटर से निकला, एक्वा से. द वर्ड एक्वस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एक्वा मीनिंग वाटर. एक्वा का मतलब होता है वाटर. एक्वा सोल्यूशन आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड टू डिस्पेंस सब्सटेंसेस सच एज मेडिसिन. तो ये मेडिसिन वगैरह के अंदर भी इस्तेमाल वगैरह होते हैं एक्वा सोल्यूशंस वगैरह. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर इसका बहुत यूज़ है. और सारी बात है वाटर का तो हर जगह पे इस्तेमाल होता है. सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेशन एंड डाइल्यूशन ऑफ द सोल्यूशन. तो अब वही चीज़ है, इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं कि सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड क्या होता है, उसके बाद कंसनट्रेटेड क्या होता है, और डाइल्यूट क्या होते हैं. तो ये हम डिस्कस करते हैं. टेक 100 ग्राम वाटर इन अ बीकर. वो कहते हैं कि सारों से पहले आप इस तरह करें, 100 ग्राम ऑफ वाटर लें किसी भी बीकर के अंदर. ये मैं आप लोगों को इधर लिख देता हूँ.
चाहते हैं, हमने 100 ग्राम ऑफ वाटर बीकर में लिए, ऐड अ टीस्पून ऑफ शुगर इन इट, और उसमें एक चम्मच आप लोगों ने चीनी की डाल दी, शुगर की। थोड़ी सी शुगर आप लोगों ने डाल दी है। स्टिर इट द शुगर विल डिज़ॉल्व। जैसे हमने आपने पानी लिया 100 ग्राम, उसके अंदर आप लोगों ने चीनी की 1 चम्मच डाल दी है और आपने उसको हिलाया तो चीनी डिज़ॉल्व हो जाएगी। रिपीट दिस प्रोसेस, ऐड शुगर विल अगेन डिज़ॉल्व इट। आप इस तरह करें, थोड़ी सी चीनी और डालें इसी के अंदर, फिर आप लोग देखेंगे ये दोबारा डिज़ॉल्व हो जाएगी। इधर ये डिज़ॉल्व हो चुकी है, डिज़ॉल्व वाटर प्लस शुगर डिज़ॉल्व हो चुकी है। फिर आप क्या करो, दोबारा इसके अंदर चीनी डाल दो, शुगर, तो वो दोबारा डिज़ॉल्व हो जाएगी, वाटर प्लस शुगर, वो दोबारा डिज़ॉल्व हो जाएगी। इधर भी डिज़ॉल्व हो गई है, फिर आपने और डालिए, फिर इधर डिज़ॉल्व हो गई है। वो कहते हैं कि जैसे आप चीनी डालते हैं पानी के अंदर, वो डिज़ॉल्व हो जाती है, फिर आप चीनी डालोगे पानी के अंदर और हिलाओगे, फिर डिज़ॉल्व हो जाएगी। सोल्यूशन विल डिज़ॉल्व मोर ऑफ द सोल्यूट एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इसको कहा जाता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। जैसे कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था कि सैचुरेटेड जो होते हैं वो डबल बॉन्ड वालों, सिंगल बॉन्ड वालों को सैचुरेटेड कहा जाता है, और जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं उन्हें अनसैचुरेटेड कहा जाता है। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था, और ये अब एक किस्म का फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है जो अब हम पढ़ रहे हैं, सोल्यूशन वाला। तो इसमें हम ये पढ़े कि वो वाला पानी यानी जिसके अंदर हम चीनी डालते जाएंगे और वो डिज़ॉल्व होती रहेगी, उसको कहा जाएगा, जो कि और चीनी को अपने अंदर डिज़ॉल्व कर सके। अभी हमने चीनी डाली है, वो डिज़ॉल्व हो गई, फिर और डाली, वो डिज़ॉल्व होगी। जो वो वाला पानी जो अपने अंदर और चीनी को भी अगर हम डालें तो डिज़ॉल्व कर सके, उसको कहा जाता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। Go on adding the sugar in above solution till it starts settling down at bottom of particular temperature. The solution which cannot dissolve more solute at particular temperature is called saturated solution. ये तो आप लोगों को समझ आ गई, ये सैचुरेटेड है कि वो वाला पानी जिसके अंदर हम और चीनी डालें तो वो डिज़ॉल्व करता है चला जाए, उसको हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। अब दूसरी इसकी किस्म है सैचुरेटेड की। सैचुरेटेड में क्या होता है कि अगर आप पानी के अंदर आप इसी के अंदर और चीनी डालते रहे, एक वक्त ऐसा आएगा कि वो चीनी नीचे बैठने लग पड़ेगी, वो डिज़ॉल्व नहीं होगी। तो वो अब इधर वाटर प्लस शुगर था, हमने चीनी डाली, डिज़ॉल्व अब क्या हो गया, वो इधर सेटल करने लग गई नीचे, इधर चीनी शुगर बैठने लग पड़ी है, डिज़ॉल्व होना बंद हो गई है, और वाटर इधर मौजूद है, और हमने इधर टीस्पून शुगर डाली थी, एक टीस्पून शुगर की डाली है, तो वो डिज़ॉल्व नहीं है, वो बल्कि नीचे बैठ गया। तो और यानी डिज़ॉल्व ना कर सके वो वाला सोल्यूशन जो कि चीनी को और ज़्यादा डिज़ॉल्व ना कर सके, जिसके पास में नीचे चीनी बैठना शुरू हो जाए, उसको कहा जाता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन जिसमें ये एमसीक्यू वगैरह में पूछा जा सकता है, वैसे शॉर्ट में भी बन के आ सकता है। तो जिसको पहले मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसके अंदर हमने पानी डाला था वो डिज़ॉल्व होता जा रहा था, यानी जो अपने और चीनी को भी डिज़ॉल्व कर सके, उसको आ जाता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी उसे अनसैचुरेटेड कहा जाता है। उसके बाद एक और दूसरा सोल्यूशन है, उसी के अंदर फर्ज अगर हम चीनी डालते रहे, एक वक्त ऐसा आएगा कि वो चीनी नीचे बैठने लग पड़ेगी, वो चीनी या शुगर जो है वो नीचे बैठ जाएगी, डिज़ॉल्व नहीं होगी, उसको कहा जाता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। नाउ हीट, और जरूर इसमें तो मैंने आप लोगों को एग्जांपल देकर चीनी का नाम दिया, जरूरी नहीं है कि ये चीनी हो, इसके बजाय वो कह रहे कोई भी सल्यूट हो सकता है, यानी ये वो वाला सल्यूट, इसके अंदर हम सल्यूट डालते जाए और सॉल्वेंट उसको डिज़ॉल्व करता जाए, उसको कहा जाता है अनसैचुरेटेड। और उसके बाद वो वाला सोल्यूशन जिसके अंदर हम सल्यूट डालें लेकिन सल्यूट उसके अंदर डिज़ॉल्व ना हो बल्कि नीचे बैठने लग पड़े, तो उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन कहा जाता है। नाउ हीट द सोल्यूशन, ऐड मोर शुगर, इट विल डिज़ॉल्व। अब वो दोबारा कह रहा है कि अब इसी सोल्यूशन जैसे हमने इसके अंदर सल्यूट डाला था और वो डिज़ॉल्व होता जा रहा था, इसको अनसैचुरेटेड किया, फिर उसके अंदर हमने और ज़्यादा डालते रहे शुगर, यानी और ज़्यादा सल्यूट डालते रहे, तो एक वक्त ऐसा है कि वो नीचे बैठने लग पड़ा है, उसको हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे, यानी जो और ज़्यादा सल्यूट को डिज़ॉल्व ना कर सके। अब वो कहते हैं कि आप इस तरह करें कि इसी के अंदर आप लोग इसे हीट करें, इसी को अगर आप हीट करोगे तो वो डिज़ॉल्व होने लग पड़ेगी, क्योंकि हमने टेम्परेचर दे दिया, तो टेम्परेचर जब देंगे तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वापस में कोलिजन्स करेंगी, मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, तो ये मॉलिक्यूल वगैरह ब्रेकअप हो जाएंगे और रिएक्शन हो जाएगा और शुगर जो है वो डिज़ॉल्व हो जाएगी वाटर के अंदर, तो ये दोबारा सोल्यूशन आ जाएगा। हीट करने पर शुगर जो है या सल्यूट जो है,
सॉल्यूट जो है वो डिजॉल्व हो जाएगा हीट करने पर, क्योंकि हमने टेम्परेचर दे दिए। तो गो ऑन एडिंग मोर शुगर, a stage will reach no more will dissolve and will start settling down at the bottom of the beaker. It is called the saturated solution. अब इसको कहा जाता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन यानी मैं एक बार दोबारा सुपर सैचुरेटेड बता के दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सुपर सैचुरेटेड पहले मैं बताता हूँ कि जैसे हमने अभी पढ़ा सैचुरेटेड सोल्यूशन हुआ है कि जिसके अंदर हम सल्यूट डाल लें, लेकिन सल्यूट इधर नीचे बैठ जाए और डिजॉल्व ना हो, उसको कहा जाता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। उसी के अंदर जब हम हीट करेंगे, टेम्परेचर देंगे, तो ये वाला शुगर भी डिजॉल्व हो जाएगा, ये सल्यूट डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर भी अगर फिर हम और शुगर सल्यूट डालेंगे, यानी और सल्यूट डालेंगे और शुगर ऐड करेंगे और टेम्परेचर भी बढ़ाते रहेंगे, और टेम्परेचर बढ़ाने पर भी जब सल्यूट और ज़्यादा डिजॉल्व ना हो, सल्यूट बढ़ के नीचे बैठने लग पड़े, तो उसको कहा जाएगा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ शुरू से। सारों से पहले हमने चीनी पानी के अंदर डाली, वो डिजॉल्व हो गई, फिर हमने डाली, वो डिजॉल्व हो गई, तो इसको कहा जाता है अनसैचुरेटेड के। हम उसके अंदर जितनी मर्जी और भी चीनी डालते रहें तो वो डिजॉल्व हो जाए, यानी और चीनी डालें तो वो डिजॉल्व हो जाए, उसको कहा जाता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अब इसी के अंदर हमने और चीनी डाली है, तो एक ऐसा वक्त आएगा कि अब वो चीनी जो है वो नीचे बैठने लग पड़ेगी, वो डिजॉल्व नहीं होगी, तो उसको कहा जाता है सोल्यूशन को सैचुरेटेड सोल्यूशन के। हम कि सल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व नहीं होगा, यानी चीनी पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होगी बल्कि नीचे बैठ जाएगी, इसको कहा जाता है सैचुरेटेड। लेकिन इसी को ही हम सोल्यूशन को जब हीट करेंगे तो ये वाली चीनी जो नीचे बैठी हुई है, ये भी मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो ये आपस में दूर हो जाएगी, तो मॉलिक्यूल कोलाइड वगैरह करेंगे तो ये भी डिजॉल्व हो जाएगी। तो ये सोल्यूशन, इसको फिलहाल हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन हम इसके अंदर और ज़्यादा चीनी डालेंगे और टेम्परेचर भी बढ़ा देंगे, तो वो फिर भी एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर भी चीनी डिजॉल्व नहीं होगी, तो चीनी इधर नीचे बैठ जाएगी, टेम्परेचर भी शायद कम बढ़ा दें फिर भी चीनी बैठी रहेगी, तो इसको कहा जाता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन के। ये टेम्परेचर बढ़ाने पर भी और सल्यूट को डिजॉल्व नहीं कर सकता। तो ये थे 3 टाइप ऑफ सोल्यूशन। हाउ टू नो वेदर, सारों से पहले यानी अनसैचुरेटेड है, फिर सैचुरेटेड है, फिर सुपर सैचुरेटेड है, यानी पहले ये ध्यान में रखना, पहले यू आ रहा है, उसके बाद एस और दोबारा उसके बाद एस, यानी पहले अनसैचुरेटेड फिर अन हट गया, सिर्फ सैचुरेटेड आएगा, फिर सैचुरेटेड के बाद हमने सुपर पीछे लगा दिया। This solution is called super solute. How to know whether a solution is saturated or super saturated? यानी हमें ये किस तरह पता चलेगा कि सोल्यूशन सैचुरेटेड है या सुपर सैचुरेटेड है? उसको चेक करने का क्या तरीका है कि क्योंकि इसके अंदर भी चीनी नीचे बैठी हुई है और इसके अंदर भी चीनी नीचे बैठी हुई है, यानी इसके अंदर भी सल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व नहीं हो रहा, नीचे बैठ गया, और इसके अंदर भी सल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व नहीं हो रहा बल्कि नीचे बैठ चुका है। तो सीधा सीधी बात है, अगर कोई आप टेम्परेचर जब हीट करते हैं तो अगर वो डिजॉल्व हो गया जो सल्यूट है, तो इसका मतलब है कि वो सैचुरेटेड था, और अगर टेम्परेचर देने पर वो सल्यूट डिजॉल्व नहीं होता तो इसका मतलब वो सुपर सैचुरेटेड है। How super saturated is not stable in presence of not stable in presence of crystal of solute, यानी सुपर सैचुरेटेड जो होता है वो स्टेबल नहीं होता सल्यूट के क्रिस्टल्स की मौजूदगी में। इफ यू ऐड अ क्रिस्टल ऑफ सोडियम थायोसल्फेट टू सैचुरेटेड सोल्यूशन इट ड्रॉप टू द बॉटम। एक और उन्होंने टेस्ट बताया, एक तो ये वाला जो मैंने आप लोगों को बताया कि सारी बात है टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो फिर भी डिजॉल्व ना हो तो वो सुपर सैचुरेटेड। एक और उन्होंने तरीका बताया कि सोडियम थायोसल्फेट का जो सोल्यूशन है, तो वो जब हम डालेंगे सैचुरेटेड के अंदर, इसके अंदर जब हम डालते हैं सोडियम थायोसल्फेट का सोल्यूशन, सोडियम थायोसल्फेट का जब सोल्यूशन हम सैचुरेटेड के अंदर डालते हैं, it will simply drop to bottom without dissolving, तो वो नीचे बैठ जाएगा। अभी तो सल्यूट तो ऑलरेडी मौजूद था और ये सॉल्वेंट के अंदर, और ये भी सोडियम थायोसल्फेट भी इधर आकर इकट्ठा हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट भी सैचुरेटेड के अंदर इधर आके इकट्ठा हो जाएगा। बट इफ वी ऐड क्रिस्टल ऑफ सोडियम थायोसल्फेट टू सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट क्रिस्टलाइजेशन विल स्टॉप। तो इसमें तो ये है कि सैचुरेटेड के अंदर डालने पर वो नीचे सिर्फ बैठ जाएगा, डिजॉल्व हुए बगैर नीचे बैठ जाएगा, लेकिन अगर आप इसके अंदर सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर सोडियम थायोसल्फेट डालेंगे, सोडियम थायोसल्फेट, तो वो क्रिस्टलाइजेशन करना शुरू कर देगा, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल्स बनाना शुरू कर देगा।
व्हेन क्रिस्टलाइजेशन फिनिश, और जब क्रिस्टलाइजेशन मुकम्मल हो जाएगी, सारे क्रिस्टल्स बन जाएंगे, यू विल हैव अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। तो आपके पास एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा सोडियम थायोसल्फेट की मौजूदगी में। फिगर 6.1 बी शो द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फाइड। तो क्रिस्टलाइजेशन वगैरह बन जाती है इस तरीके से, क्रिस्टल वगैरह ऊपर इकट्ठे आ जाते हैं इस तरह, क्रिस्टलाइजेशन जब सुपर सैचुरेटेड की होगी। अच्छा, उसके बाद टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, ये भी आसान है। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन की कौन कौन सी किस्में? एज सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन एग्जिस्ट इन एनी ऑफ द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट जो होते हैं वो किसी भी मैटर की स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि मैटर की वैसे जो तीन बेसिक टाइप स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस होती हैं, और एक जो होती है इसकी प्लाज्मा स्टेट होती है, जिसमें गैस जो होती है आयोनाइज्ड फॉर्म में मौजूद होती है। सोल्यूशन कैन एग्जिस्ट इन एनी वन ऑफ द थ्री स्टेट ऑफ मैटर। सोल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूट में भी हो सकता है, सॉल्वेंट में भी हो सकता है, और सोल्यूशन में सॉलिड में भी हो सकता है, गैस में भी और लिक्विड में भी हो सकते हैं सोल्यूशंस। फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूशन इज सेम एज दैट ऑफ द सॉल्वेंट। तो फिजिकल स्टेट जो होगी सॉल्वेंट की, जो सोल्यूशन की, वो कौन सी होगी? वही होगी जो सॉल्वेंट की होगी। फर्ज करें अगर कोई एक चीज़ गैस जो है वो सॉल्यूट है, और जैसे कि आप लोग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में देख लें, जो कि पेप्सी और ये कोका कोला वगैरह की बोतलें होती हैं, या 7 अप वगैरह होती है, और मिरिंडा वगैरह, इनमें क्या होता है कि लिक्विड जो होता है वो सोल्यूशन, सॉल्वेंट जो होता है वो लिक्विड होता है, और ऊपर से हल्की सी मिकदार में उन्होंने गैस डिजॉल्व की होती है। तो ये भी बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि सल्यूट जो है वो गैस फॉर्म में मौजूद होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ऊपर से थोड़ी सी डाली होती है। बाकी जो पानी है उसको अगर हम सोल्यूशन सॉल्वेंट कह दें, तो इसमें अब ये भी एक किस्म का सोल्यूशन है। इसमें जो असल ओवरऑल जो शेप होती होगी वो गैस की तो नहीं होती, वो क्योंकि गैस कम मकदार में पाई जाती है। जो सॉल्वेंट है जो ज़्यादा मकदार में वो पानी होता है, बाकी जो नीचे बोतल होती है पेप्सी की, तो वो सारा जो है जो सॉल्वेंट की जो शेप होती है, यानी जो लिक्विड है सॉल्वेंट की स्टेट है, वही सोल्यूशन की स्टेट होती है। इसी तरीके से अगर कोई चीज़ देख ली जाए जिसमें सॉल्यूट की जो सॉल्यूट अगर लिक्विड हो और जो सॉल्वेंट हो वो सॉल्यूट लिक्विड हो और सॉल्वेंट गैस हो, तो ओवरऑल तो जो उसकी शेप होगी वो गैस ही रहेगी, क्योंकि सॉल्वेंट ज़्यादा मकदार में मौजूद है। इसी तरीके से अगर कोई सॉल्यूट जो है वो मैं लिख देता हूँ, अगर ये तो आप लोगों को समझ आ गया, अगर सॉल्यूट जो है वो लिक्विड है और सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है, तो ओवरऑल वो सॉलिड ही रहेगा। यानी अगर सॉल्यूट सॉलिड लिक्विड है, सॉल्यूट लिक्विड है, यानी जो कम मकदार है वो लिक्विड की है, और जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड है, तो सोल्यूशन की जो शेप होगी वो सॉल्वेंट वाली होगी, सोल्यूशन की शेप सॉलिड वाली होगी। तो सोल्यूशन की वही शेप होती है, जो स्टेट होती है जो कि सॉल्वेंट की होती है। शेप में क्या है कि शेप नहीं है, स्टेट जो होती है इसकी। सोल्यूशन ऑफ गैसेस, गैसियस सॉल्यूशंस आर कॉमनली यूज्ड बाय केमिकल इंडस्ट्रीज टू प्रिपेयर केमिकल सब्सटेंसेस। यानी जो गैस के सोल्यूशन होती हैं मुख्तलिफ केमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि उन्होंने गैस के केमिकल्स वगैरह प्रिपेयर करने होते हैं। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दी है कि गैसियस मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज यूज्ड टू प्रिपेयर अमोनिया गैस। जैसे कि आप लोगों ने हैबर प्रोसेस में भी ये बात पढ़ी थी, या डी शटलियर्स प्रिंसिपल वगैरह में भी हम पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन ये आपस में मिलकर 2 अमोनिया बना देते हैं। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। अब ये जो अमोनिया ये क्या गैसियस मिक्सचर है उस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, इसमें क्या होता है कि ये जो ये एरो से पहले लिखे जाते हैं ये रिएक्टर्स होते हैं, और ये वाला जो होता है ये प्रोडक्ट होते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को ऐड करवाया जाता है, रिएक्शन करवाया जाता है, और वो मिलकर अमोनिया गैस बना देते हैं। और इस केमिकल इंडस्ट्री में से उनका नाम है हैबर्स प्रोसेस। अमोनिया इज यूज्ड टू प्रिपेयर फर्टिलाइजर एंड नाइट्रिक एसिड। अब ये वाली जो अमोनिया होते हैं ये फर्टिलाइजर और यूरिया बनाने, नाइट्रिक एसिड फर्टिलाइजर जो होता है ये यूरिया का ये फार्मूला है, जो खाद जो होता है Na2CNCOONH2 ये यूरिया कह देते हैं। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि नाइट्रिक एसिड बनाने के भी काम आते हैं HNO3।
तो अमोनिया से आगे नाइट्रिक एसिड भी प्रिपेयर किए जाते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन लेकर अमोनिया बनाया जाता है, फिर अमोनिया से आगे यूरिया जैसे फर्टिलाइजर खाद वगैरह जो खेतों वगैरह फसलों के ऊपर डाला जाता है ताकि उसकी यील्ड और क्वांटिटी वगैरह ज़्यादा पाई जाए। और इसके बाद ये जो है नाइट्रिक एसिड, ये आप लोगों को पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन वगैरह मौजूद हैं तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करवा देते हैं, खुद रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये वगैरह मुख्तलिफ नाइट्रिक एसिड वगैरह बनाने के काम आते हैं। फॉर प्रिपेयरिंग फर्टिलाइजर यूरिया एंड गैशियस मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज, यानी अमोनिया जब ये बनाना होता है तो इसके साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं तो ये अमोनिया बन जाता है। ये वाला जो है ये तो चलो नाइट्रिक एसिड साथ बन जाता है, ये अलग लिख लेते हैं HNO3, वो अमोनिया से यानी ये दोनों चीज़ें बनती हैं, ये भी और ये भी। लेकिन अमोनिया के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं तो ये यूरिया फर्टिलाइजर जैसे खाद कहा जाता है ये बन जाता है। तो इसी तरीके से फॉर प्रिपेयरिंग नाइट्रिक एसिड मिक्सचर ऑफ अमोनिया गैस एंड ऑक्सीजन इज यूज, जब नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है तो अमोनिया गैस और ऑक्सीजन वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड डाल देंगे नाइट्रिक के अंदर, अमोनिया के अंदर, तो यूरिया बन जाएगा। ये कार्बन जो C कार्बोनिल ग्रुप है वो इसके साथ आकर जुड़ जाएगा, इसके अंदर अटैच हो जाएगा। और ये जो ऑक्सीजन है जब वो अमोनिया के अंदर डालेंगे तो एक नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। अब ऑक्सीजन भी गैस, अमोनिया भी गैस है और ये नाइट्रिक एसिड बना देगा। इन ऑल दीज केसेस, वैसे तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग लिखो गैस गैस, लेकिन ये चूँकि सोल्यूशन का चैप्टर है तो इसलिए ये लिखना ज़रूरी होता है। और ख़ासतौर पे जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसमें भी ये वाली मेंशन करना चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्योंकि अब ये वाला जो रिएक्शन है बेसिकली ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी डिस्कस किया जाता है। और अगर लास्ट ईयर में बात की जाए तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर भी इसको डिस्कस किया जाता है। तो इनऑर्गेनिक वगैरह के अंदर ये वाली चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी होती हैं कि ये चीज़ जो है ये गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, तो इसका ये साथ ब्रैकेट्स में बताना होता है। फॉर प्रिपेयरिंग इन ऑल दीज केसेस गैसियस मिक्सचर और सोल्यूशन ऑफ गैसेस। अब ये जो हमने पढ़ा है इन सारों में गैसियस मिक्सचर इस्तेमाल हो रहा है, यानी दोनों गैसेस है, सॉल्यूट भी गैस है और जो सॉल्वेंट है वो भी गैस है, दोनों में सॉल्यूट और सॉल्वेंट गैस है। In these solutions, solute and solvent both are gases. The gas which is present in greater, वही बात दोबारा कि जो कम मिकदार में होगी उसे सल्यूट कह देंगे, जो वाली गैस ज़्यादा मिकदार में होगी उस गैस को सॉल्वेंट कह देंगे। अब यू कैन आइडेंटिफाई दिस सोल्यूशन एज गैस एंड गैस, इसे हम गैस एंड गैस कह सकते हैं। ये जो अभी हमने पढ़ी है ये गैस एंड गैस है, गैस एंड गैस यानी वो दोनों गैसेस थी। अब हम पढ़ते हैं गैस एंड लिक्विड, यानी लिक्विड गैस एंड लिक्विड। ये मैंने आप लोगों को भी बताया, वैसे ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह जो होती हैं ये भी गैस एंड लिक्विड ही आ जाती हैं। ये गैस एंड गैस था, अब हम इधर देख लेते हैं क्योंकि ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिकदार गैस एंड गैस है। अब गैस एंड लिक्विड यानी जिसमें गैस जो है ये सॉल्यूट होता है, तो गैस इन लिक्विड यानी गैस लिक्विड के अंदर मौजूद है। गैस इसका मतलब है कम मिकदार में, तो गैस सॉल्यूट होगी और जो लिक्विड है वो सॉल्वेंट हो गया। और अगर जो शेप होगी अब यानी स्टेट होगी वो, यानी सोल्यूशन की अगर हम स्टेट देखेंगे तो वो लिक्विड होगी, क्योंकि वो उसी की होती है जिसकी मिकदार ज़्यादा पाई जाती है। तो ऐसी जो चीज़ होती है इसमें एग्जांपल कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल वाटर डिजॉल्व स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर गिविंग अ सॉल्यूशन हुज ऑक्सीजन कंटेंट सॉल्यूट इज इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ फिश एंड अदर एक्वाटिक एनिमल, यानी जैसे एक्वेरियम कह देते हैं। एक्वेरियम में पानी ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है, साथ ऑक्सीजन की थोड़ी सी मिकदार मौजूद होती है, तो ये फिश एक्वेरियम जो होता है ये भी इसमें आ जाता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व रेडिन इन वाटर, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स इसकी दूसरी एग्जाम्पल, यानी दोनों एग्जाम्पल आ जाती है। फिश एक्वेरियम जो है पानी मछली जो है पानी वगैरह में रहती है, उसमें पानी की ज़्यादा मिकदार होती है, ऑक्सीजन भी इसमें भी होती है, एक्वेरियम कह देते हैं। और दूसरी इसमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की एग्जांपल आ जाती है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर बिल्कुल हल्की से ऐड की गई होती है, इसीलिए जब हम खोलते हैं तो एकदम वो गैस बाहर निकलती है। अब आगे आ जाता है गैस एंड सॉलिड। अब इसमें भी वही बात जैसे मैंने भी आप लोगों को बताई, गैस एंड सॉलिड में क्या होगा कि जो सॉल्यूट होगा वो गैस होगा, यानी गैस एंड सॉलिड का क्या मतलब है, गैस सॉलिड के अंदर मौजूद है, गैस सॉल्यूट होगा कम मिकदार में जो पाया जाता है, सॉलिड सॉल्वेंट होगा जो ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। और अब आज जो शेप होगी वो सॉलिड की होगी, स्टेट जो होगी सोल्यूशन की जो स्टेट होगी वो सॉलिड होगी, अगर आप देखने में वो सॉलिड नज़र आएगा। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, वो कहता है कि वेजिटेबल ऑयल इज कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस थ्रू द ऑयल। फाइनली divided nickel is used as catalyst. Nickel accelerates this process by absorbing hydrogen gas on its surface, producing a solution. What types of solution is this? वो कहता है अब गैस एंड सॉलिड, यानी ये उसमें इस्तेमाल होता है वेजिटेबल
घी को जब वेजिटेबल ऑयल इज कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी इज कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल ऑयल को जब वेजिटेबल घी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, वेजिटेबल ऑयल इज कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी। अब आप लोगों को पता है जो ऑयल होता है वो क्या होता है, वो तो लिक्विड होता है, और जो वेजिटेबल घी होता है वो सॉलिड होता है। इसी तरीके से ये इसके अंदर निकल और प्लेटियम वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा जाता है। यानी अल्कीन जो होती हैं उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करके निकल और हाइड्रोजनेशन करवा के, जैसे हम कहते हैं निकल और प्लेटियम और प्लेटिनम और निकल, ये कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और अल्कीन के अंदर हाइड्रोजन ऐड कराई जाए तो कार्बन सिंगल बॉन्ड विद कार्बन बन जाता है। अल्कीन जो है ये अल्केन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वैसे रिएक्शन है। डबल बॉन्ड यानी इधर कार्बन की वैलेंसी क्योंकि 4 होती है, वो 4 बॉन्ड बनाते हैं। 2 बॉन्ड इधर हाइड्रोजन मौजूद है और डबल बॉन्ड है। अब एक हाइड्रोजन और ऐड कर देंगे तो इधर 2 बॉन्ड, तो इधर हाइड्रोजन ऑलरेडी मौजूद थे, और यानी इधर भी हाइड्रोजन मौजूद है, इधर भी हाइड्रोजन मौजूद है, तो ये 2 हाइड्रोजन और आगे जुड़ जाती हैं फिर, और डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है, क्योंकि कार्बन अपनी वैलेंसी 4 पूरी कर लेते हैं। तो ये अगर आप वैसे वेजिटेबल ऑयल वेजिटेबल घी के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद सोल्यूशन ऑफ लिक्विड्स। अब लिक्विड का सोल्यूशन जैसे हमने अभी पढ़ा, इसमें लिक्विड में भी यही होगा। ये अब मैं रेज करने लगा, जैसे अभी हमने पढ़ा था गैस एंड लिक्विड, गैस एंड सॉलिड। इसी तरीके से जिसमें गैस एंड गैस है, यानी सॉल्यूट और सॉलिड दोनों गैस हैं। सॉल्यूट और सॉलिड कम मिकदार में वाले जो है वो भी गैस है, ज़्यादा मिकदार में। गैस एंड लिक्विड का मतलब गैस लिक्विड के अंदर मौजूद है, जिसका मतलब साफ होता है गैस कम मिकदार में, लिक्विड ज़्यादा मिकदार में। गैस इन सॉलिड यानी गैस जो है वो सॉलिड के अंदर मौजूद है, इसका मतलब सॉलिड ज़्यादा मिकदार में और गैस कम मिकदार में। इसी तरीके से अभी हम पढ़ने लगे लिक्विड के सोल्यूशन पढ़ने लगे, उसमें भी यही है कि लिक्विड इन लिक्विड पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड इसका क्या मतलब है, यानी जो दोनों होंगे वो दोनों लिक्विड होंगे। लिक्विड इन गैस यानी लिक्विड जो है वो गैस के अंदर होगा। लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड का मतलब यानी जो लिक्विड है वो सॉल्यूट है, और लिक्विड जो है यही सॉल्वेंट है। कम मिकदार वाला भी सॉल्यूट है, ज़्यादा मिकदार वाला भी जो लिक्विड है सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट जो है ये भी लिक्विड है। कम मिकदार वाला भी सॉल्यूट और ज़्यादा मिकदार वाला भी लिक्विड है। अब लिक्विड इन गैस का क्या मतलब है, लिक्विड गैस के अंदर मौजूद है, इसका मतलब है लिक्विड जो है ये तो सॉल्यूट है, गैस जो है ये सॉल्वेंट है, और अगर जो सोल्यूशन की शेप हो स्टेट होगी वो भी गैस होगी, क्योंकि वो ज़्यादा को देखकर बनाई जाती है। इधर जो सोल्यूशन होगा वो लिक्विड ही होगा सोल्यूशन। उसके बाद लिक्विड इन सॉलिड क्या होगा कि लिक्विड जो है ये सॉल्यूट है। लिक्विड इन सॉलिड यानी लिक्विड सॉलिड के अंदर मौजूद है। कम मिकदार वाला लिक्विड जो सॉल्वेंट है वो क्या है, सॉलिड जो है ये सॉल्वेंट है, सॉलिड। लिक्विड एंड सॉलिड, सॉलिड यानी ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। और सोल्यूशन की शेप जो होगी वो क्या होगी, सोल्यूशन की शेप ये भी होगी सॉलिड की, क्योंकि ये ज़्यादा को देख बनाई जाती है। अब इसकी एग्जांपल पढ़ लेते हैं। लिक्विड इन लिक्विड यानी जिसमें दोनों लिक्विड हो। फॉर एग्जांपल solution of liquid in gas, liquid in solid are also very common. For example, fog is a solution of water vapors in air. अब कहते हैं जो फॉग होते हैं, फॉग जो होती है उसमें क्या होता है, वो सोल्यूशन होता है वाटर वेपर्स इन एयर, यानी वाटर वेपर्स हवा के अंदर मौजूद होते हैं। वाटर वेपर्स इन एयर। अब वाटर वेपर्स क्या है, वाटर वेपर इन एयर, वाटर वेपर इन एयर। इसमें अब जो वाटर वेपर है वो सॉल्यूट है, और एयर क्या है, सॉल्वेंट। एयर की ओवरऑल शेप जो होती है ये गैस होती है, और ये यानी इसके अंदर आ जाते हैं लिक्विड इन गैस। वाटर वेपर अब आप लोगों को पता है सॉल्यूट है कम मिकदार में, और गैस जो है ये सॉल्वेंट है, ये ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। जो फॉग होती है ये इसकी एग्जांपल आ जाती है, फॉग ये लिक्विड एंड गैस की एग्जांपल आ जाती है। उसके बाद आगे देखते हैं फॉर एग्जांपल फॉग। अदर एग्जांपल ऑफ सिमिलर सॉल्यूशंस आर क्लाउड,
जो बादल वगैरह होते हैं, मिस्ट होते हैं, ये भी यही आ जाती है। इन दी सोल्यूशन सल्यूट इज इन लिक्विड स्टेट, जो सल्यूट होता है वो यही कह रहा है कि वो लिक्विड स्टेट में होता है। क्लाउड्स भी, एक फॉग आ जाती है, दूसरा क्लाउड आ जाती है, मिस्ट आ जाती है। इसमें यही होता है कि जो लिक्विड होती है वो कम मिकदार में जो होता है वो होते हैं, और जो गैस होती है वो सॉल्वेंट होती है वो ज़्यादा मिकदार में होती है। उसके बाद इन जी सोल्यूशन, सोल्यूशन इन लिक्विड स्टेट, सॉल्वेंट जो होता है वो गैस स्टेट में होता है, तो लिक्विड एंड गैस की टाइप्स आ जाती है। सोल्यूशन ऑफ लिक्विड्स में अब दूसरी पढ़ने लगे लिक्विड इन लिक्विड, जिसमें लिक्विड भी सोल्यूट स्टेट में मौजूद है और सॉल्वेंट जो है ये भी लिक्विड है और सोल्यूट भी लिक्विड है, दोनों लिक्विड एंड लिक्विड सोल्यूशन, और ओवरऑल जो स्टेट होगी वो भी लिक्विड होगी। इसमें वो कहता है कि फर्मेंटेशन ऑफ शुगर कैन प्रोड्यूस, यानी फर्मेंट जब कैन शुगर की फर्मेंटेशन वगैरह की जा रही हो तो 95% वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल का रेस्टिफाइड स्पिरिट। दिस मीन्स एवरी 100 सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स 95 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। अब वो कहते हैं कि लिक्विड पार्ट लेते हैं, इसमें सोल्यूट जो है वो 5 सेंटीमीटर क्यूब वाटर है, ये भी लिक्विड। इथाइल अल्कोहल जो जिसे एथेनॉल भी कहा जाता है, C2H5OH इथाइल अल्कोहल, इसमें 95% जो होता है वो इथाइल अल्कोहल होता है। तो अब इसकी वाटर जो है ये भी लिक्विड स्टेट में, और ये सल्यूट है कम मिकदार में, और एथेनॉल जो है ये भी लिक्विड है और ये सॉल्वेंट है क्योंकि इसकी मिकदार ज़्यादा है। तो ओवरऑल इन दोनों को जब ये होता है तो ये इन दोनों को इकट्ठा करते हैं तो ओवरऑल जो 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन बन जाता है, जिसके अंदर 5 सेंटीमीटर क्यूब वाटर होता है, 95 सेंटीमीटर क्यूब एथेनॉल होता है, और ओवरऑल इसकी जो स्टेट होती है वो लिक्विड की होती है। द विनीगर इज 5% मैस बाय मैस। अच्छा, अब इसको कहा जाता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, क्योंकि दोनों वॉल्यूम में मैंने सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वॉल्यूम में क्योंकि मैंने, तो इससे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कहा जाता है, वी बाय वी। इसी तरीके से अगर कोई मैस बाय मैस गिवन हो, जैसे विनीगर इज 5% मैस बाय मैस एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, यानी विनीगर जो होता है लिक्विड एंड लिक्विड, विनीगर जो है विनीगर 5% होता है, ये मैस बाय मैस। एसिटिक विनीगर को एसिटिक एसिड कहा जाता है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किया जाता है। CH3COOH हाइड्रोकार्बन है एसिटिक एसिड, लेकिन जब वही बात है कि कंपाउंड है कि एसिटिक एसिड, लेकिन इसकी जब लार्ज स्केल में इसकी प्रिपरेशन बढ़ी जाएगी तो वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किया जाएगा, और इसी को जब हम ये देखेंगे कि इसकी रिएक्शन और प्रिपरेशन वगैरह तो इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है। और इसी तरीके से जब इसके हम यूजेज पढ़ेंगे या रिएक्शन इफेक्ट बनेंगे हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि ये सलाद वगैरह के अंदर इस्तेमाल होता है, सिरका वगैरह जो होता है इसे कहा जाता है, तो यही चीज़ फिर जो होगी इसलिए बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस की जाएगी। अच्छा, दिस सोल्यूशन लिक्विड डिसॉल्व इन अनदर लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन कहा जाता है क्योंकि दोनों लिक्विड हैं। द मेटल मर्करी, अब ये इसमें एक्वा सोल्यूशन इसलिए कहा गया जो वाटर है वो, बाकी जो है वो वाटर है। एक्वा सोल्यूशन क्योंकि हमने भी पीछे पढ़ा था, एक्वा सोल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट जो हो वो वाटर हो, तो जरी बात है इसमें सॉल्वेंट वाटर है, बाकी जो है वो विनीगर है 5%। द मेटल, अब यानी मैस पे मैस इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि मैस ग्राम के अंदर के मैंने, ये भी ग्राम के अंदर, वाटर भी ग्राम के अंदर के मैंने, वो वॉल्यूम पे वॉल्यूम इसलिए कहा क्योंकि दोनों सेंटीमीटर क्यूब के अंदर मौजूद थे। अब पढ़ने लगे लिक्विड एंड सॉलिड, यानी लिक्विड सॉलिड के अंदर हो, यानी सोल्यूट, और ये इंपॉर्टेंट टाइप है इसकी, लिक्विड यानी सॉलिड के अंदर किस तरह जा सकते हैं, तो ये इसकी बहुत बेहतर टाइप है अच्छी। लिक्विड एंड सोल्यूट, सॉलिड सॉल्वेंट के अंदर जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड है, सोल्यूशन भी जारी बात है सॉलिड होगा। अब ये देखें, मेटल मर्करी इज ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वो कहते हैं कि जो मेटल मर्करी होता है, जो Hg जिस मर्करी पार है, जो कि थर्मोमीटर वगैरह के अंदर भी होता है, वो रूम टेम्परेचर के ऊपर अंदर लिक्विड होता है। इट डिसॉल्व नंबर ऑफ मेटल्स टू गिव अ सोल्यूशन कॉल्ड अमलगम। तो ये क्या करते हैं, ये लिक्विड इन सॉलिड, इस सॉलिड के अंदर लिक्विड मौजूद, यानी ये इसके अंदर ये अमलगम बना लेता है, अमलगम इसके अंदर टाइप आ जाती है अमलगम, ये बहुत सारी चीज़ों को डिसॉल्व कर लेते हैं, अमलगम बना देते हैं। ये जो लिपारा होता है लिक्विड, इट डिसॉल्व नंबर ऑफ मेटल्स टू गिव अ सॉल्यूशन कॉल्ड अमलगम। अ सॉल्यूशन ऑफ एनी मेटल इन मर्करी इज कॉल्ड एन अमलगम, यानी किसी भी मेटल का सॉल्यूशन अगर मर्करी के अंदर मौजूद हो, यानी लिक्विड के अंदर मौजूद है, लिक्विड एंड सॉलिड
लिक्विड अलग है, ये लिक्विड एंड सॉलिड क्या है, यानी सोल्यूशन ऑफ एनी मेटल एंड मर्क्यूरी, यानी किसी भी मर्क्यूरी के अंदर जब कोई मेटल डिजॉल्व होगा तो उसे कहा जाता है अमलगम कहा जाता है। अमलगम में क्या होता है कि मेटल इन मर्क्यूरी, यानी मर्क्यूरी के अंदर डिजॉल्व हो जाता है मेटल, मेटल लिक्विड स्टेट में होता है। ये तो वैसे सॉलिड एंड लिक्विड की टाइप होनी चाहिए। पर मेटल इन मर्क्यूरी इज कॉल्ड एन अमलगम सॉल्वेंट। सिल्वर एंड टिन अमलगम्स आर वाइडली यूज्ड टू मेक डेंटल फिलिंग। अब कहते हैं जो सिल्वर और टिन के जो अमलगम है, सिल्वर के जिसे सिल्वर एजी कहा जाता है चांदी, इसी तरीके से जो टिन होता है एस एन टिन, ये जो तो चौथे ग्रुप में आ रहा है, जो कार्बन से नीचे, जैसे हमने पढ़ा था सस्सी गई सिंध पंजाब, यानी कार्बन के नीचे सिलिकॉन, उसके नीचे लेड से जो ऊपर आता है एस एन, तो इसमें ये जो इसका है और उसके बाद जो सिल्वर जो चांदी का होता है, इनके जो अमलगम होते हैं वो कह रहे हैं वो डेंटल की फिलिंग के अंदर काम आते हैं। दांत वगैरह की जब तकलीफ वगैरह होती है तो उसमें यानी डेंटिस्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसको। व्हेन सिल्वर और टिन इज डिसॉल्व इन मर्क्यूरी, जब सिल्वर और टिन को मर्क्यूरी के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, सिल्वर और टिन को जब, यानी सिल्वर और टिन को, सिल्वर कह देते हैं एजी इन मर्क्यूरी, इसी तरीके से टिन इन मर्क्यूरी। तो जब इसको सिल्वर को मर्क्यूरी के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो इट फॉर्म्स अ सेमी सॉलिड अमलगम दैट कैन शेप टू फिल अ कैविटी। तो इसमें सेमी सॉलिड अमलगम होती है, यानी एक तो होता है बिल्कुल सॉलिड होता है जो कि शेप अपनी चेंज ही नहीं कर सके, एक जो क्ले टाइप जिसे हम कह सकते हैं, या हल्का सा ऐसा सॉलिड जो होता है बिल्कुल सॉफ्ट सॉलिड, यानी जो अंदर दांतों के अंदर फिल हो सके, तो ये उस किस्म की ये शेप बना देते हैं। इट ऑन स्टैंडिंग इट फॉर्म हाफ सॉलिड, लेकिन अगर उसे छोड़ दो तो कुछ देर के बाद वो सख्त सॉलिड बन जाता है और एक्सपैंड कर जाता है स्लाइटली। देयरफॉर इट टाइटली फिट्स विद, तो इसलिए वो कैविटी के अंदर हम दाखिल कर सकते हैं। तो डेंटिस्ट वगैरह इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी वो पहले मर्क्यूरी के अंदर चांदी वगैरह और मिक्स करते हैं, तो उसके बाद डिजॉल्व जब कर लेते हैं तो वो सॉफ्ट सॉलिड बन जाता है, यानी वो इस तरह बन जाता है, यानी जो जिस तरह क्ले टाइप होता है, आगे यानी जा सकता है, फैल सकता है, तो वो दांतों के अंदर जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसके अंदर वो फिलिंग वगैरह करते हैं, जब फिलिंग वगैरह कर देते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद वो सख्त हो जाता है, तो वो अपनी जगह पर उसे मेंटेन कर देते हैं। हार्ड सॉलिड एंड एक्सपैंड स्लाइटली, इट्स स्लाइटली फिट, तो फिर वो कैविटी के अंदर फिल आ जाता है, क्योंकि पहले तो वो अगर पहले ही सख्त हो जाता फिर तो वो कैविटी के अंदर जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी शेप ही चेंज होती। लेकिन पहले वो ऐसा सेमी सॉलिड टाइप था तो वो कैविटी के अंदर फिल हो गया, लेकिन आस्ते आस्ते वो सख्त हो गया। और अगर सख्त ना, अगर ना सख्त होता तो फिर तो वो जैसे ही अंदर गया था उसी तरीके से वो बाहर भी आ जाता, स्लिपरी अगर होता, जैसे ही अंदर गया उसी हिसाब से वो बाहर आ जाता, जैसे ही बंदा मुंह अपना नीचे करता है। लेकिन होता क्या है कि पहले वो सॉफ्ट होता है तो मुंह के अंदर चला जाता है, लेकिन जब वो चला जाता है तो आस्ते आस्ते कुछ देर के बाद वो सख्त हो जाता है, तो फिर वो इसलिए वो नीचे दोबारा वापस नहीं गिरता। तो ये चीज़ें थी। थस एन अमलगमेट सॉल्यूशन इज लिक्विड एंड सॉल्वेंट इज सॉलिड, वी कैन कॉल सच लिक्विड एंड सॉलिड। तो इसको लिक्विड एंड सॉलिड कहा जाता है, लिक्विड एंड सॉलिड, यानी लिक्विड कम मिकदार में जाता है लिक्विड होता है, ज़्यादा मिकदार में सॉलिड जो होता है वो सॉलिड होता है। सोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स, तो इसने वही मिसाल दिया कि मर्क्यूरी के अंदर वो डिजॉल्व वगैरह हो जाते हैं, तो मर्क्यूरी ने डिजॉल्व कर लेता है। मर्क्यूरी जो है ये लिक्विड के स्टेट के अंदर मौजूद होता है, तो ये लिक्विड है, तो लिक्विड कम मिकदार में जो होगा वो लिक्विड होगा, मर्क्यूरी होगा, बाकी जो ज़्यादा मिकदार होगी वो सिल्वर और टिन की, इन चांदी की मिकदार ज़्यादा होगी। तो क्योंकि लिक्विड तो मर्क्यूरी जो होता है वो मेटल, मर्क्यूरी इज ओनली द मेटल दैट इज लिक्विड, और ये लिक्विड होता है। और हम क्या पढ़े, लिक्विड एंड सॉलिड पढ़े, इसका मतलब जो मर्क्यूरी है वो लिक्विड है और उसकी मिकदार कम है, तो सॉलिड की मिकदार ज़्यादा है जो बाकी टिन और मेटल। इन्होंने हालांकि लिखा हुआ यही है कि सिल्वर एंड मर्क्यूरी, होना चाहिए था कि मर्क्यूरी इन सिल्वर, सिल्वर के अंदर मर्क्यूरी, क्योंकि तब सही इसकी बात बनती है, क्योंकि मर्क्यूरी जो है ये लिक्विड है, मर्क्यूरी जो है ये लिक्विड है, और हम यही पढ़ रहे हैं कि लिक्विड एंड सॉलिड, यानी सॉलिड की मिकदार ज़्यादा है, तो चांदी और सिल्वर की मिकदार ज़्यादा है, और ये क्या सॉलिड है। होना चाहिए था कि मर्क्यूरी एंड सिल्वर, लेकिन उन्होंने इसलिए कहा कि ये आपस में डिजॉल्व कर रहे हैं, तो उन्होंने इसलिए बोल दिया। सोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स, अब ये तीन टाइप थी। अब हम पहले जैसे हमने पढ़ा लिक्विड एंड गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, अब हम पढ़ने लगे सॉलिड एंड सॉलिड, सॉलिड एंड गैस, और सॉलिड एंड सॉलिड, सॉलिड एंड गैस और सॉलिड एंड लिक्विड।
सोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स। तो पहले मैं जनरल लिख देता हूँ ये चीज़, यानी सॉलिड इन सॉलिड, यानी जो सॉल्यूट है वो भी सॉलिड है, जो सॉल्वेंट है वो भी सॉलिड है, ओवरऑल जो शेप स्टेट होगी वो भी जरी बात है फिर सॉलिड होगी, क्योंकि जब दोनों सॉलिड हैं तो फिर ये भी सॉलिड होगी, सॉल्यूशन की जो स्टेट होगी। इसी तरीके से सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस या सॉलिड इन लिक्विड। अब इसमें क्या होगा, सॉलिड इन गैस, इसका मतलब है सॉल्यूट जो है ये सॉलिड है, यानी जो कम मिकदार में वो मौजूद है गैस के अंदर, इसका मतलब है जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट वो गैस है, और जो सोल्यूशन है वो फिर गैस है, क्योंकि ज़्यादा मकदार के ऊपर से बाहर होता है। इसमें सॉल्यूट जो है सॉलिड है, वो कह रहे हैं कि सॉलिड इन लिक्विड, यानी सॉलिड लिक्विड के अंदर मौजूद है, इसका मतलब है सॉल्वेंट जो है ये लिक्विड है, और सोल्यूशन जो है ये ओवरऑल फिर लिक्विड होगा क्योंकि ज़्यादा मकदार है। अब सॉलिड पढ़ लेते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व स्मोक, आपने धुआं देखा होगा, इट स्प्रेड इन एयर फॉर्मिंग सोल्यूशन दैट कंटेन सॉलिड कार्बन पार्टिकल्स। तो सॉलिड इन गैस की जो एग्जांपल है, यानी सॉलिड इन गैस, इसमें स्मोक आ जाती है, क्योंकि धुएं में क्या होता है कि ओवरऑल देखने में वो गैस होती है, लेकिन उसके अंदर थोड़े से सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं, वो सॉलिड इन गैस एग्जांपल आ जाती है, क्योंकि हवा के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स वगैरह होते हैं स्मोक धुएं के अंदर। It spread in air forming solution that contains solid carbon particles. In this solution solid particle solute है और एयर सॉल्वेंट है। सारी बात है हवा के अंदर हवा सॉल्वेंट है, क्योंकि ज़्यादा मकदार में धुआं ही नज़र आ रहा होता है, एयर टाइप नज़र आ रही है, लेकिन अंदर उसके काले कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए ख़राब हो जाते हैं कपड़े वगैरह भी। वही कॉल सच सोल्यूशन है सॉलिड एंड गैस, जिसे हम सॉलिड एंड गैस कह सकते हैं। अब दूसरा सॉलिड एंड लिक्विड, यानी लिक्विड के अंदर सॉलिड। तो वेट वाटर डिजॉल्व वाइड रेंज ऑफ सब्सटेंसेस में, तो बहुत ज़्यादा किस्में आ सकती हैं। इट डिजॉल्व मैनी मिनरल्स इन स्मॉल अमाउंट्स, यानी पानी जो होता है ये लिक्विड है और वो इतनी ज़्यादा चीज़ें डिजॉल्व कर लेता है अपने अंदर, इसके अंदर हम नमक डालते हैं, चीनी वगैरह चीज़ें, इतनी ज़्यादा चीज़ें डालते हैं। उसके बाद इट विच इज़ अ कॉमन कंपोनेंट ऑफ सेल वाटर, वेल वाटर, जो लाइम स्टोन होता है ये भी कॉमन कंपोनेंट है वेल वाटर का। इट कंटेन डिजॉल्व साल्ट सच एज NaCl, इसके अंदर NaCl मौजूद होते हैं। यू कैन also prepare many solution by dissolving solid substances in air such as common salt, sugar, और इसकी आम एग्जांपल ये भी आ जाती है सॉलिड इन लिक्विड। अगर हम बात करें इसमें तो साफ शुगर, हम पानी के अंदर शुगर इन वाटर, उसके बाद NaCl जो नमक होता है इन वाटर, टेबल साल्ट इन वाटर, नमक जो जिसे हम टेबल साल्ट कह देते हैं, टेबल साल्ट वो पानी के अंदर डिजॉल्व कर देते हैं। इस तरीके से और मुख्तलिफ जो चीज़ें हम पानी के अंदर डिजॉल्व करते हैं, ये ORS वगैरह जो होते हैं, ये साशे वगैरह में और मुख्तलिफ जो होते हैं, यू कैन नमकोल वगैरह जो होते हैं साशे में मिलते हैं, वो हम पानी के अंदर डिजॉल्व करते हैं, ये भी सॉलिड पार्टिकल्स वाटर के अंदर होते हैं। इसी तरीके से कैक 1000 जो कैल्शियम वगैरह की जो बोतलें होती हैं पानी के अंदर डाल के पीते हैं, तो ये भी सॉलिड इन वाटर हम कह सकते हैं। और मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं सच एज कॉमन साल्ट इन लेबोरेटरीज, मोस्टली सॉल्यूशंस are prepared by dissolving solid substances in water. 0.85 percent mass by mass NaCl is used in enter IV solution that is given to person suffering from dehydration। यानी वो कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन जैसे डिहाइड्रेशन हो जाए, जिसे मोशन कहते हैं, पानी उसका काफ़ी ज़्यादा पानी और नमक वगैरह ज़ाया हो जाते हैं, जैसे अभी मैंने अभी नमकोल की बात की, ये तो वैसे था इनडायरेक्ट टेक आ रहे थे हम थ्रू माउथ, लेकिन बाद का इंजेक्शन के थ्रू IV में इंटरवेनस रगों के अंदर दिए जाते हैं इंजेक्शन, उसमें 0.85% सोल्यूशन जो होते हैं इंटरवेनियस सोल्यूशन है, इसमें भी सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड NaCl जो होता है ये वाटर के अंदर डिजॉल्व दिया जाता है, जिसे ड्रिप्स वगैरह कहते हैं, ड्रिप वगैरह लगती है। 0.85% मैस बाय मैस होता है NaCl कम मकदार में, अगर ज़्यादा मकदार में तो सारी बात है तब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, नमक की मकदार ज़्यादा हो जाता है तभी उनकी डेथ हो जाती है, इसलिए कम मकदार में 0.85% मैस बाय मैस दिया जाता है, यानी ये इतने मैस बाय मैस यानी दोनों ग्राम के अंदर के बने होते हैं। NaCl भी ग्राम के अंदर, बाकी सारा जो होता है वो पानी होता है, तो ये भी सॉलिड एंड लिक्विड्स आ जाते हैं। सॉलिड एंड सॉलिड, अब सॉलिड एंड सॉलिड जो होता है ये मैंने आप लोगों को पहले बताया था, अलॉयज वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं, जैसे ब्रास और ब्रॉन्ज वगैरह, ये जो अलॉय वगैरह होते हैं इसमें दो मेटल आपस में मिक्स किए जाते हैं, दोनों सॉलिड होते हैं। वी ऑफन प्रिपेयर अ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड बिकॉज दे आर यूज कमर्शियली।
फॉर एग्जांपल प्योर गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट। असल जो बात है ये जो प्योर सोना होता है ये इतना सॉफ्ट होता है कि इसे बंदा खा भी सकता है, और लेकिन इसको फिर अगर हम इतना सॉफ्ट होता है तो फिर पहनने के काबिल ना होता, ज्वेलरी के काबिल नहीं होता। तो इसलिए फिर लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर फिर कॉपर थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, ताकि कॉपर या तांबा वगैरह जी वो क्या करते हैं थोड़ा सा कॉपर मिक्स कर देते हैं ताकि उसकी थोड़ी सी वो हार्डनेस इसके अंदर आ जाए और वो पहनने के काबिल हो सके, वो टूटे नहीं। इसलिए टू मेक इट हार्ड कॉपर ऐड की जाती है गोल्ड के अंदर। दिस प्रोड्यूस सॉलिड सोल्यूशन ऑफ गोल्ड दैट मेल्ट्स एट लोअर टेम्परेचर देन प्योर गोल्ड। इट इज ईजियर टू कास्ट, तो जारी बात है ये फिर बेचने के लिए भी आसान हो जाता है, थोड़ा सस्ता वगैरह, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी मिलावट वगैरह भी हो जाती है। मोस्ट कमर्शियल मेटल्स आर एग्जांपल ऑफ सॉलिड्स वेरियस मेटल। इसमें अंदर बहुत सारी किस्में आ जाती है। एक तो हम सॉलिड जो हम पढ़े इसमें ये आ जाते हैं गोल्ड आ जाता है, गोल्ड और कॉपर, गोल्ड प्लस कॉपर आ जाती है। इसी तरीके से उन्होंने दूसरी एग्जाम्पल अलवाई बता दी है, इसमें ब्रास और ब्रॉन्ज कॉपर आ जाती है, ब्रास और ब्रॉन्ज। क्रोम भी आ जाता है, क्रोमियम और मेटल वगैरह मिल जाते हैं इसमें। तो टू मेक इट ये पढ़ चुके। मोस्ट कमर्शियल मेटल जो होते हैं ये अलॉय से बने होते हैं। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। जो ब्रास है वो कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है, कॉपर और जिंक। ब्रॉन्ज होता है ये कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है, टिन कॉपर और टिन से। और मैंने ये याद रखने के लिए बताया भी था। अब ये ब्रास है तो इसके आखिर में एस आ रहा है और टिन के आखिर में भी एस आ रहा है, तो ये दोनों इकट्ठे नहीं होंगे, आपस में होंगे। याद रखने के लिए जो ब्रॉन्ज है, हालांकि उसको जिंक जो है ये ब्रॉन्ज के अंदर होना चाहिए था ताकि याद रखने में आसानी हो जाती है। ये ब्रॉन्ज है और ये कॉपर और जिंक है, ये जेड और जेड रखने में आसान हो जाता है। लेकिन ये अब आपको इसका इन्वर्ट कर लें, उल्टा कर लें। जो ब्रॉन्ज है उसके अंदर कॉपर और टिन है, और जो ब्रास है उसके अंदर कॉपर और जिंक है। For example, brass is alloy of copper and zinc. Steel is an alloy of iron containing small amount of carbon and silicon. इसी तरीके से ये जो स्टील होती है, स्टील के बर्तन होते हैं, स्टील के फुट्टे स्केल्स वगैरह होते हैं, तो ये मुख्तलिफ इसकी चीज़ें बनाई जाती हैं, बर्तन वगैरह और चीज़ें होती हैं। तो ये इसमें क्या होता है कि आयरन होता है, आयरन जिसे हम Fe कहते हैं, आयरन जिसका प्रोटॉन नंबर 26 होता है, 4s2 3d 5 आ जाती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन, 4s2 3d 5। ट्रांजिशन मेटल है, वेरिएबल इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट है, और क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी के ऊपर ख़त्म होती है, और ये +7 तक इलेक्ट्रॉन लूज वगैरह भी कर सकते हैं। 5 डी ब्लॉक से निकल जाएंगे और 2 इसमें से निकल जाएंगे, तो ये स्टेबिलिटी की तरफ हो जाता है। वैसे इसकी Fe+2 और Fe+3 फॉर्म्स होती हैं, और इसमें ये जो होता है आयरन मिक्स हुआ होता है कार्बन और सिलिकॉन के साथ। जो स्टील होता है उसके अंदर आयरन मौजूद होता है और कार्बन और सिलिकॉन मौजूद। ये MCQs में भी पूछा जा सकता है कि स्टील किन कंपाउंड से मिलकर बना है। तो एक आयरन हो गया, एक कार्बन हो गया और एक सिलिकॉन हो गया, इससे मिलकर ये स्टील बनाया जाता है, स्टील। तो उसकी फिर मुख्तलिफ चीज़ें वगैरह आती हैं। Brass is an copper. For steel is an alloy of iron containing small amount of carbon silicon. Many naturally dissolving occurring gemstones are solids. जो gemstone वगैरह पत्थर वगैरह होते हैं जो मुख्तलिफ, जैसे रूबी और ओपल वगैरह हो गया, ये याकूत वगैरह हो जाते हैं। रूबी वगैरह रेड टाइप शेप होती है, पिंक पर्पलिश टाइप इसकी शेप होती है रूबी की, पिंक वगैरह। तो ये हो गए इन दी सोल्यूशन। ये जो जेमस्टोन्स वगैरह होते हैं, जरकोन वगैरह, ये भी मुख्तलिफ अलॉयज होते हैं, दो मेटल आपस में जुड़ के मिलकर बने होते हैं। इसमें खास तौर पर जो रूबी और ओपल हैं, ये इसकी एग्जाम्पल हैं, दोनों सॉलिड होते हैं। सॉलिड सल्यूट डिजॉल्व इन सॉलिड सॉल्वेंट। अब उसने मुख्तलिफ ये एग्जांपल दोबारा नीचे दी हुई है। गैस में हम कह सकते हैं एयर है, गैस इन लिक्विड में हम सोडा वाटर कह सकते हैं, यानी लिक्विड जारी बात है पानी ज़्यादा होता है और गैस थोड़ी सी होती है। उसके बाद गैस इन सॉलिड, जिसमें हमने पढ़ा था सॉलिड के अंदर गैस किस तरह जाती है, वो हाइड्रोजन के ऊपर निकल के ऊपर जाकर एब्जॉर्ब हो जाती है। एब्जॉर्ब कहा जाता है सरफेस के ऊपर जाकर लग जाना। तो इसी तरीके से लिक्विड एंड गैस के अंदर हमने क्लाउड पढ़ा कि गैस के अंदर पानी मौजूद होता है, बादल वगैरह गैस के अंदर पानी मौजूद है। लिक्विड एंड लिक्विड में शराब के अंदर, पानी के अंदर शराब डाल दो, ये अल्कोहल एंड वाटर। उसके बाद लिक्विड एंड सॉलिड में अमलगम आ जाते हैं, अमलगम्स वगैरह। हमने मरकरी की एग्जाम्पल पढ़ी, मरकरी के अंदर चीज़ें वगैरह, मरकरी जो होती है वो डिजॉल्व हुई होती है किसी और चांदी के अंदर। कार्बन पार्टिकल्स इन एयर, धुआं पड़ा। उसके बाद सॉलिड एंड लिक्विड में जब पढ़ते हैं तो शुगर एंड वाटर, यानी आम, ये तो एग्जांपल है, हम पानी के अंदर चीनी वगैरह डाल देते हैं। सॉलिड एंड सॉलिड में भी हमने बड़ा अलॉयज वगैरह हो जाते हैं। अब आ जाते हैं कंसंट्रेशन के यूनिट्स। तो व्हेन सॉलिड सॉल्यूट्स आर डिजॉल्व इन वाटर, जब सॉलिड के सॉल्यूट वाटर के अंदर, पानी के अंदर डिजॉल्व होते हैं,
their molecules or ions मूव अबाउट इन सोल्यूशन। जब हम चीनी वगैरह को पानी के अंदर डिजॉल्व करते हैं, उसे हिलाते हैं, तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पानी के अंदर डिजॉल्व कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जाली बात है कोलिजन वगैरह होती हैं और मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो डिजॉल्व हो जाते हैं। दे कम इन कॉन्टैक्ट विद एन अदर रेडिली इन सोल्यूशन, सो दे कंबाइन इजीली, फिर आपस में मिक्स हो जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं। The quantity of solute present in given amount of solvent is called concentration of solution। यानी ये यूनिट्स हैं कंसंट्रेशन, जैसे कि मोलैरिटी वगैरह हो जाती है, मोलैरिटी वगैरह। तो इसमें जो कहा जाता है कि कंसंट्रेशन ये होती है कि क्वांटिटी ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, कि कितनी मिकदार सल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर मौजूद है। अगर ज़्यादा मिकदार सल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर मौजूद है तो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अगर कम मिकदार सल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर मौजूद है तो वो डाइल्यूट सोल्यूशन बन जाता है, फिर कंसंट्रेशन उसकी कम हो जाती है। अब हमने डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के बारे में हमने ये बात पढ़ी है कि जो डाइल्यूट होता है उसमें क्या होता है, यानी जिसकी कंसनट्रेशन कम हो, जिसके अंदर वाटर की मकदार, पानी की मकदार ज़्यादा हो, मिलावट ज़्यादा हो, उससे कहा जाता है डाइल्यूट। इसी तरीके से कंसनट्रेटेड ये होता है कि जिसके अंदर सल्यूट की कंसनट्रेशन सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा मौजूद हो और पानी वगैरह कम मौजूद हो। अ डाइल्यूट सोल्यूशन इज दैट हुज कंसनट्रेशन इज रिलेटिवली लो। डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है कि जिसकी कंसनट्रेशन कम होती है, और कंसनट्रेटेड क्या होता है जिसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। यू है जैसे एक आप लोग देख लो कि आम एग्जांपल है, जो गाढ़ा दूध होता है, जो असली दूध होता है, जैसे ये दूध की दुकान वालों ने रखे होते हैं दूध। अब भैंस का दूध असली है या नकली वो चेक करने के लिए बात को तो अपनी उंगली अंदर डालते हैं। अगर दूध उसके हाथ के साथ लगा रहे तो उसका मतलब है वो उसके अंदर मिलावट नहीं है, यानी पानी उन्होंने नहीं डाला, इसलिए वो गाढ़ा है। और अगर वो उंगली अंदर करते हैं या हाथ अपना अंदर करते हैं दूध वाले बर्तन में तो ऊपर करते हैं, और अगर सारा दूध वापस नीचे चला जाता है उन्हें फिर पता चल जाता है कि अगर हाथ के साथ बिल्कुल भी नहीं लग रहा तो पता चलता है पानी है कि अगर हल्का तो ये मुख्तलिफ चेक करने के तरीके होते हैं। यू कैन फाइंड डाइल्यूट इन कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉमन एसिड्स एंड बेसिस इन योर केमिस्ट्री लेबॉरेटरी। इसी तरीके से अत्तर वगैरह, खुशबुएं वगैरह होती हैं, परफ्यूम वगैरह, अत्तर में भी चेक करते हैं कौन सी असल अस्तर है, कौन सी जिसके अंदर पानी मिल रहा है सही नहीं है। केमिस्ट यूज मैनी कंसनट्रेशन यूनिट्स। इसमें केमिस्ट वगैरह मुख्तलिफ कंसनट्रेशन के यूनिट इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि परसेंटेज वगैरह होगी, मोलैरिटी वगैरह होगी। सारों से पहले हम परसेंटेज पढ़ लेते हैं। कमर्शली अवेलेबल सोल्यूशंस दैट कंटेन द मैक्सिमम अवेलेबल कंसनट्रेशन। एक कमर्शली अवेलेबल जो सोल्यूशन होते हैं जो कंटेन करते हैं मैक्सिमम अवेलेबल कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज आर रेफर टू एज कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। जिनके अंदर कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है उनके अंदर उनको कंसनट्रेटेड सोल्यूशंस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल कमर्शली अवेलेबल कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज 98% एंड HCl इज 37%। ये चीज़ MCQs में पूछी जाती है। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसकी जो कंसनट्रेशन होती है वो 98% होती है, यानी वो 98% प्योर होता है। 98 से ज़्यादा उसकी 99% प्योरिटी हासिल नहीं की जा सकती। अगर की जा सकती है तो उसके मुख्तलिफ मेथड होते हैं, यानी मोस्टली नॉर्मल वो 98% ही पाया जाता है। और इसी तरीके से जो HCl जो होता है वो उसकी परसेंटेज प्योरिटी 37% हासिल की जाती है, कंसनट्रेशन 37 होती है। H2SO4 की जो होती है वो होती है 98%। जो इसकी प्योरिटी है, परसेंटेज प्योरिटी इसको कहा जाता है, कितने परसेंट प्योर है, यानी इसकी कंसंट्रेशन कितनी है अवेलेबल जो आम मौजूद होती है कंसंट्रेशन। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन 98 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब यह है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है इसमें 98 ग्राम होता है, 98 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। यानी अगर 100 ग्राम पानी हो तो उसमें 98 ग्राम जो होगा वो सल्फ्यूरिक एसिड होगा। इसी तरीके से 37 का भी हिसाब है तो 37 ग्राम HCl होगा इन 100 ग्राम ऑफ वाटर या 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अंदर। तो इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन दिस मीन्स percentage is a unit of concentration that specifies the quantity of solute in 100 parts of solution। तो परसेंटेज ये होती है कि यानी क्वांटिटी ऑफ सल्यूट की मकदार 100 पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन, यानी 100 अगर सोल्यूशन के 100 हिस्से करें तो उसके अंदर कितने हिस्से मौजूद हैं इसके HCl वगैरह के, यानी क्वांटिटी ऑफ सल्यूट इन 100 पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन, यानी 100 के अंदर सोल्यूशन या 100 के अंदर कितना मौजूद है। तो देयरफॉर बाय द परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन मीन द मास और वॉल्यूम ऑफ सल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम और 100 सोल्यूशन। परसेंटेज का ये मतलब है यानी कितने मास ऑफ सल्यूट, अब ये साफ नजर आ रहा है कितने मास या वॉल्यूम। मास ऑफ सल्यूट, परसेंटेज का मतलब मास ऑफ सल्यूट, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कुल्ल हाल, मास ऑफ सल्यूट इन सोल्यूशन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ
solute in 100 centimeter cube of solution। तो ये हो गया। अब परसेंटेज इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन दैट इज पास बाय द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड by mass in grams or volume in centimeter cube of solution. For example, if you dissolve 100 gram of NaCl in 90 gram of water to make 100 gram of solution, the concentration of solution will be 10% mass by mass। 10 gram और 90 gram is equal to 100 gram। अब ये कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आप 90 ग्राम लें वाटर, 90 ग्राम वाटर हो और 10 ग्राम NaCl हो टू मेक, तो सारी बात है 100 ग्राम क्या बनाएगा सोल्यूशन। 90 ग्राम वाटर अगर 10 ग्राम ऑफ NaCl के अंदर मौजूद हो तो टोटल तो 100 ग्राम हो जाएंगे और ये सोल्यूशन कह देंगे। अब इसमें सोल्यूट कौन सा NaCl सोल्यूट है और बाकी जो बच गया वो पानी है, वो क्या है, ये सॉल्वेंट है। अब जो सोल्यूशन है वो 100 ग्राम है। अब इसे क्या कहेंगे हम 10% कहेंगे, 10% मैस बाय मैस। इसकी जो परसेंटेज है वो मैस बाय मैस है। तो अब असल चीज ये है कि NaCl का 10 ग्राम मौजूद है 90 ग्राम सॉल्वेंट में, तो तब ये दोनों 90 ग्राम सॉल्वेंट ने और 10 ग्राम सोल्यूट ने मिक्स हो के 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में जाए। परसेंटेज असल अब 10% है, तो इसका क्या मतलब है, परसेंटेज ये होती है कि कितनी मिकदार सोल्यूट की सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, ना कि सॉल्वेंट के अंदर मौजूद है। ऊपर भी इसीलिए आपने लिखा है 98 ग्राम एंड 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। उसका मतलब है 98 ग्राम तो सल्फ्यूरिक एसिड है, तो बाकी 2 ग्राम जो है वो कोई और चीज़ है। तो इसका मतलब है ओवरऑल ये जो 98 है ये सॉल्वेंट है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल हो रहा है। HCl में देखा जाए तो ओवरऑल एक किस्म का तो जो सॉल्वेंट है वो HCl नहीं है, HCl इसमें सोल्यूट है। ये जो HCl, क्योंकि HCl की मिकदार 100 में से 37 है सिर्फ, और बाकी मिकदार जो है वो सॉल्वेंट की है और सॉल्वेंट वो ज़्यादा होता है। अब इसी तरीके से इसमें देखा जाए तो इसमें परसेंटेज हमने ये नहीं कहना कि ये 10% मैस बाय मैस, इसको हम कहेंगे 10% मैस बाय मैस, यानी 10 ग्राम 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अंदर मौजूद है। सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कितनी मिकदार मौजूद है, असल परसेंटेज ये होती है। अब ये चीज़ लिखी हुई है कि बट इफ़ यू डिजॉल्व 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल इन सफिशिएंट वाटर टू मेक 100 सेंटीमीटर क्यूब द सॉल्यूशन विल बी 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब वो कहते हैं इसी तरीके से अगर आपके पास 10% अल्कोहल है और आप उसको मिक्स करते हो किसी चीज़ के अंदर और आपके पास बन जाता है 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 10 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास अल्कोहल है, उसके अंदर आप मिक्स करते हो किसी चीज़ के अंदर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन आपके पास बन जाता है, तो इसमें भी 10% आपके पास होगा ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, क्योंकि दोनों वॉल्यूम के अंदर ये और ये वॉल्यूम के अंदर मौजूद है। और ये भी सारी बात है वॉल्यूम के अंदर होगा, क्योंकि ये 90 सेंटीमीटर क्यूब होगी किसी भी चीज़ की, यानी वाटर के आलो। तो ये इसमें भी अब ये 10% जो है ये 100 इसकी 10% प्योरिटी है, यानी 10 ग्राम ये मौजूद है 100% 100 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर सिर्फ 10 सेंटीमीटर क्यूब मौजूद है, यानी सोल्यूट की मिकदार सोल्यूशन के अंदर कितनी है। इफ़ यू डिजॉल्व, बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं कि वो सोल्यूट और सोल्यूशन और सॉल्वेंट को मिक्स कर जाते हैं। अगर फर्ज करो पेपर में ये आ जाए कि 90 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्वेंट है वाटर, 10 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूट है अल्कोहल और 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन है, तो बताओ परसेंटेज इसकी क्या होगी। तो परसेंटेज ऑफ अल्कोहल क्या होगी, तो परसेंटेज ऑफ अल्कोहल अगर वो पूछते हैं तो ये 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अगर वो परसेंटेज पूछते हैं वाटर की तो ये 90% वाटर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। यार इसी तरीके से अब वही बात है, ये तो मैथ्स पहले हमने मैथ्स बाय मैथ्स पढ़ा, फिर हमने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़ा। अब वो कहता है कि इफ़ यू डिजॉल्व 10 ग्राम ऑफ NaCl in sufficient water to make 100 centimeter cube of solution, the resulting solution will be 10% mass by volume। पहले हमने किस्म पढ़ी मैथ बाय मैथ्स की, ये पहली किस्म थी मैथ बाय मैथ्स। दूसरी किस्म हमने पढ़ी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की। अब हम पढ़ने लगे कि अब ये मैं रेस कर रहा हूँ, तीसरी और चौथी 2 किस्में और पढ़नी है। तीसरी ये होगी मैस बाय वॉल्यूम। अब मैस बाय वॉल्यूम क्या है, 10 ग्राम
NaCl है, उसके अंदर जारी बात है सोल्यूशन जो होगा वो बाकी कोई भी हो, लेकिन टोटल वो बनाए 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, और ये सेंटीमीटर क्यूब ही होगा जारी बात है, और इधर जो भी चीज़ होगी, और अगर टोटल बना दें 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, तो ये अब चूंकि मैथ के अंदर मौजूद है और ये वॉल्यूम के अंदर है, तो तब ये वाली चीज़ वॉल्यूम के अंदर होगी, क्योंकि अगर सोल्यूशन सॉल्वेंट वॉल्यूम के अंदर होगा तो तभी सोल्यूशन वॉल्यूम के अंदर होगा। तो ये अब 10 ग्राम 10% मैस बाय वॉल्यूम होगी इसकी परसेंटेज। इसी तरीके से अगर आ जाए थायल अल्कोहल आ जाए, वो वॉल्यूम बाय मैस अब कर लेते हैं, वॉल्यूम बाय मैस। इफ यू डिसॉल्व द 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल टू मेक 100 ग्राम ऑफ द वाटर, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 10 सेंटीमीटर क्यूब। अब वो कहते हैं कि 10 सेंटीमीटर क्यूब अगर हो अल्कोहल का, और आप उसके अंदर कोई चीज़ ऐड करें और वो बना दें 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन का, यानी 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन बना दे, 100 ग्राम सोल्यूशन। तो ये अब क्योंकि मैथ्स के अंदर है, ये सॉल्वेंट मैथ्स के अंदर है, तो तब भी ये सोल्यूशन जो है ये मैथ्स के अंदर आया है। तो अब ये वॉल्यूम है और ये मैथ्स है, तो इसको कहा जाएगा 10% वॉल्यूम बाय मैथ्स। इसका क्या मतलब है कि 10% जो सल्यूट है, सल्यूट का जो 10% है वो मौजूद है, 10 सेंटीमीटर क्यूब मौजूद है 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन के अंदर। सल्यूट की यानी मकदार जो है वो सिर्फ 10% है सोल्यूशन के अंदर। तो ये मतलब थे और ये इंपॉर्टेंट थे। अब आगे आ जाते हैं मोलैरिटी। इफ you read that label on the bottle of the concentrated sulfuric acid, you will notice 98% sulfuric acid by mass। तो आप अगर कोई बोतल पड़ी हुई है लैब वगैरह में, केमिस्ट्री में जारी बात है 9 में भी प्रैक्टिकल होता है, 10 में भी, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी, और आगे अगर BS केमिस्ट्री वगैरह अगर केमिस्ट्री में आप आगे और फर्दर स्टडीज़ करते हो तो उसमें तो आप लोगों ने देखने भी होता है, जारी बात है पढ़ने ही होते हैं, प्रैक्टिकल्स वगैरह करने होते हैं। तो बोतल जो सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल होती है, किसी के ऊपर लिखा होता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, किसी के ऊपर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और 7% गिवन होती है 98%, एंड आल्सो बाज का 18 मोलैरिटी भी गिवन होती है, या तो फिर 98% लिखा होता है या 18 मोलर भी लिखा होता है। तो व्हाट डज 18 मोलर स्टैंड फॉर, यानी 18 मोलर लिखा होता है, M बिग M, ये 18 M लिखा होता है। तो 18 का क्या मतलब है, ये जो 18 मोलैरिटी है ये इसे कहा जाता है M मोलैरिटी, यानी ये क्या चीज़ होती है। दिस मीन्स दैट देयर आर 18 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन ईच डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स इन डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है कि मोलर, इसी तरीके से मोलर 0.1 मोलर सोल्यूशन प्रैक्टिकल में बनाने होते हैं, 0.02 मोलर सोल्यूशन। तो इसका मतलब होता है मोलैरिटी का, पहले मैं लिख देता हूँ, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। अब 18 मोल का मतलब है यानी 18 मोलर मौजूद है, 18 मोल्स मौजूद है। तो ये आंसर जब 18 आ जाता है तो इसका मतलब 18 मोल मौजूद है हर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन के अंदर, पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो 18 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन ईच सल्फ्यूरिक एसिड इन ईच डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। HCl की इसी तरीके से HCl की परसेंटेज जैसे कि 37 लिखी होती है, तो ये भी MCQs में पूछा जा सकता है। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि सल्फ्यूरिक एसिड की परसेंटेज होती है वो 98% होती है, प्योरिटी जो होती है, और इसी तरीके से मोलैरिटी जो है ये 18 मोलर है। इसी तरीके से HCl की जो है ये 37% लिखी होती है, HCl की परसेंटेज जो प्योरिटी है 37। तो उसके बाद इसका जो मोलर है वो 12.1 मोलर है। ये जो 12.1 मोलर है ये MCQ में पूछा जा सकता है, यानी सिमिलैरिटी कितनी है, 12.1 मोलर। दिस मीन्स दैट देयर आर 12.1 मोल्स ऑफ HCl, यानी इसका मतलब है कि 12.1 मोल HCl मौजूद है इन ईच डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन के अंदर। वी कैन एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ, हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। मोलैरिटी इज द कंसंट्रेशन यूनिट, यानी ये मोलैरिटी जो है ये हमसे ये भी पूछा जा सकता है ये क्या चीज़ है, ये कंसंट्रेशन का यूनिट है। इन विच अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज एक्सप्रेस इन मोल्स, जिसमें हम सोल्यूट के अमाउंट को मोल्स के अंदर बताते हैं, एंड क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन, और जो सोल्यूशन की क्वांटिटी है उसको हम डेसीमीटर क्यूब के अंदर बताते हैं। अब ये देखें सोल्यूट जो है उसको हमने मोल्स के अंदर बताया है और सोल्यूशन को हमने डेसीमीटर क्यूब के अंदर बताया है, इसको मोलैरिटी कहा जाता है।
तो इसमें अगर वो मोलैरिटी निकालने देते हैं, अगर फर्ज करें पेपर में वो कहता है कि मोलैरिटी निकालो और मोल्स बता देता है कि 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन है और 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन वो दे देते, तो आप लोगों ने फिर 100 सेंटीमीटर क्यूब को पहले डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा। तो आप लोगों को पता है कि सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर जो क्यूब होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। और आप लोगों ने 100 सेंटीमीटर क्यूब को जब डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो आप लोगों को पता है जब हम छोटे से बड़े में जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, तो आप लोगों ने ये 1000 से डिवाइड करना होगा, तो तब आंसर 0.1 डेसीमीटर क्यूब आएगा। तो ये चीज़ है, सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 आप लोगों ने करना होगा। प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग द, तो अब उसने एक दिया हुआ क्वेश्चन दिया हुआ कि यूरिया इज अ वाइट, यूरिया एक प्रॉब्लम कर लेते हैं इसमें। तो यूरिया इज अ वाइट सॉलिड यूज एज फर्टिलाइजर्स एंड स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सिंथेटिक सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। यानी आपको कहते हैं कि 40 ग्राम, जिस तरह अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर बताया कि 40 ग्राम जो है, ये मैं फार्मूला तो आप लोगों को समझ आ ही गया कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। अब ये बाकी मैं रेज कर देता हूँ, फार्मूला लिखा रहे। वो कहते हैं कि 40 ग्राम मौजूद है यूरिया का फर्टिलाइजर, 40 ग्राम मौजूद है और डिजॉल्व इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। अब वो कहते हैं कि इसकी मोलैरिटी निकालो। पहली बात तो है मोल्स, मोल को आप लोगों ने फार्मूले पहले चैप्टर में 3 पढ़े हैं। मोल के 3 फार्मूले हैं, एक मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, एक फार्मूला है मोल का कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आप लोगों को पता है कि नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट तीनों आ जाते हैं। तो ये अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एन है, एवोगाड्रो नंबर होता है, इसकी वैल्यू आप लोगों को पता है 6.022 × 10⁻23। और तीसरा फार्मूला वो इसी से मिलकर निकला, क्योंकि जैसे कि आप लोग मैथ में थ्योरम में वगैरह पढ़ते हो कि अब ये मोल इसके भी बराबर है, ये मोल इसके भी बराबर है, और ये दोनों मोल हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों की लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हैं। तो ये मैस, तीसरा फार्मूला इसका बन जाता है मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एन। अब इसमें अगर मोल्स हमने निकालने हैं इधर, क्योंकि हमें मोल्स तो पता नहीं है, उसमें सिर्फ यूरी दी हुई, तो ये आप किस तरह निकाल लेंगे? सारों से पहले मोल्स आप निकालेंगे, तो मोल इक्वल मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस लगेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एन लगेंगे, या ये वाला फार्मूला लगेगा। तो साफ नजर आ रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें नहीं गिवन, क्योंकि 3 अगर ये 3 निकालने तो इनमें से कम हमें 2 चीजें पता होनी चाहिए। तो अब ये इसमें से हमें 2 चीजें तो पता है, क्योंकि मैस उन्होंने दे दिया और मोलर मैस यूरिया का हमने कहा फाइंड कर सकते हैं, तो इसलिए पहला फार्मूला लगेगा मोल इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस वाला। तो ये हम लगाते हैं मोल इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस वाला फार्मूला लगाते हैं। मोल इज इक्वल टू मैस 40 हो गया और NH2CONH2, तो ये नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का हो गया 16 प्लस नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 2, तो ये 14 + 2 और ये 16 हो गए, और ये 6 और 2 8 और 1 और 1 2 और ये 16। जब इसको ऐड करते हैं 16 32 + 28, तो ये 30 और 30 60 बन जाता है। तो इसको नीचे 60 लिख देंगे, तो ये 2 काट देंगे, 2 2 * 4, 2 3 * 6, तो 2/3 इसका आंसर आ जाता है। 2 अंदर गया, 3/0, 2 3 2 3 6 18, 2 नीचे गए, एक ऊपर से 0 आया नीचे, तो 3 6 18, तो 0.6 ही आ जाते हैं। 0.6 आपने किया, और ये सेंटीमीटर क्यूब में गिवन था, इसको आपने डेसीमीटर क्यूब में के अंदर कन्वर्ट कर लेना, तो 0.5 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, तो ये 0.5 आ जाएगा। तो ये तकरीबन मोलैरिटी इसकी 1 को जो आ जाती है, 0.6 अंदर गया, 0.5 आ रहा है, तो ये 1 0.5, तो ये 1 बन जाते हैं, और ये फिर 1 पॉइंट डाल के 0 करेंगे तो 0.5, 1 पॉइंट कुछ इसका आ जाता है, 1.33 मोल्स वगैरह बन जाते हैं इसके, ये 0.667 आ जाता है, और ये 1.334 मोलैरिटी। तो इस तरीके से इसकी मोलैरिटी क्रिएट होती है, मोलैरिटी हम निकाल सकते हैं। तो ये तो था मोलैरिटी हमने किस तरह कैलकुलेट की। अब हम इसका ये बाकी आगे इसी तरीके से सॉल्व कर देंगे जितने भी हम करेंगे। अब आगे आ जाते हैं सॉल्युबिलिटी।
तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि रिकॉल दैट, अच्छा कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये तो आप लोगों ने होप कि आप लोगों को न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। इस तरीके से मोनालिटी के सारे हम निकाल सकते हैं। तो ये तो आप लोगों को समझ आ गया। मैं इसको रेज करके सॉल्युबिलिटी आप लोगों को, सॉल्युबिलिटी ये होती है कि कितनी सॉल्युबल हो, कितना डिजॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता है। सॉल्युबल उसके अंदर, सॉल्युबल का मतलब होता है डिजॉल्व होना, डिजॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता। एक चीज़ तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि पोलर डिजॉल्व इन पोलर, यानी पोलर जो होते हैं वो पोलर के अंदर डिजॉल्व होते हैं, और जो नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर होते हैं वो पोलर के अंदर डिजॉल्व नहीं हो सकता। नॉन पोलर डिजॉल्व इन नॉन पोलर, जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर के अंदर डिजॉल्व होते हैं। अब अगर बात करें CH4 की कि ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, तो अब ये जो है ये नॉन पोलर है। और इसी तरीके से वाटर की अगर बात की जाए, वाटर की, तो ये पोलर है, ये पोलर है। इसी तरीके से एथेनॉल की बात की जाए, CH3OH क्या लेते हैं, तो ये क्या है, ये पोलर है। ये मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके से। ऑक्सीजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, हाइड्रोजन की 2.1 है, हाइड्रोजन की 2.1 है, इसकी कार्बन की 2.5 है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा वो पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है, ये इस बॉन्ड, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, इसको भी अपनी तरफ खींचेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा इसके ऊपर। और हाइड्रोजन के ऊपर डेफिशिएंसी क्रिएट होने की वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगी, ये पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी। और जिस तरह फुटबॉल के दो पर हो जाए, एक साइड पे एक दूसरी साइड पे, तो ये पोलैरिटी क्रिएट, एक साइड पे पार्शियल नेगेटिव, एक साइड पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच रहा है, और ये पोलैरिटी है। तो ये पोलर होता है, इसीलिए अल्कोहल वगैरह जो होती हैं ये डिजॉल्व हो जाती हैं, एथेनॉल वगैरह ये पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाती है, शराब पानी के अंदर डिजॉल्व इसी वजह से हो जाती है। तो ऐसे क्योंकि दोनों पोलर हैं, वो क्या अल्कोहल्स होते हैं, OH उनके अंदर मौजूद होता है। ये मेथनॉल ये भी पोलर है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इधर से भी अपनी तरफ खींचेगा। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, हाइड्रोजन की 2.1, ऑक्सीजन की 3.5, अपनी तरफ खींचने की पावर ज़्यादा है, इधर से भी अपनी तरफ खींचेगा, तो ये पोलैरिटी क्रिएट होगी, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। अब ये जो है ये नॉन पोलर है, इसे मीथेन कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन है, CH4 है, मीथेन है, हाइड्रोकार्बन, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये नॉन पोलर होगा क्योंकि इसके अंदर पोलैरिटी कोई क्रिएट नहीं है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ना कार्बन अपनी तरफ खींच सकते हैं, ना हाइड्रोजन अपनी तरफ खींच सकते हैं, तो इसलिए इस हाइड्रोजन को निकाल भी नहीं सकते। अगर फर्ज करो हम कहेंगे नॉन पोलर को पोलर के अंदर किस तरह कन्वर्ट किया जाए, अब नॉन पोलर है, इसको अगर हमने पोलर के अंदर कन्वर्ट करना है तो वो सीधी सीधी बात है, जैसे इसके अंदर एक ऑक्सीजन और डाल दो तो ये पोलर बन जाएगी, जैसे कि हमने ये किया मेथनॉल। और दूसरा तरीका इसको पोलर बनाने का क्या है, जैसे ऑक्सीजन डालेंगे तो वो जरूरी बात है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो अपनी तरफ खींचेगा तो पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी, जैसे पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि इसको हटाकर इधर क्लोरीन कर दो, इधर हटाकर इधर भी क्लोरीन लगा दो, तो अब ये पोलर होता जा रहा है, और इधर भी क्लोरीन लगा दो, अब ये क्या हो जाएगा, ये नॉन पोलर से पोलर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ये अपनी तरफ खींचेगा बॉन्ड पेयर को, ये अपनी तरफ खींचेगा, इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, इधर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इधर क्लोरीन, इधर कार्बन अपनी तरफ इधर से खींचेगा क्योंकि पीछे जोर पड़ रहा है, तीनों क्लोरीन खींच रहे हैं, इधर से हाइड्रोजन को निकालना आसान हो जाएगा। वैसे CH4 से हम हाइड्रोजन को नहीं निकाल सकते, बहुत मुश्किल है, लेकिन अब कोई न्यूक्लियोफाइल वगैरह आकर इसके ऊपर अटैक करेगा तो इस हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा और ये कार्बन के ऊपर जा सकते हैं। तो ये चीज कुछ पोलर के अंदर डिजॉल्व हो सकते हैं, नॉन पोलर के अंदर डिजॉल्व होते हैं, तो पोलैरिटी या सॉल्युबिलिटी किस तरह क्रिएट होती है, ये कुछ चीज़ें थी। अब आप आगे पढ़ते हैं कि we call the solution that contain maximum amount of solute in given amount of solvent at a particular temperature is called saturated solution। यानी सैचुरेटेड सोल्यूशन की उन्होंने डेफिनेशन बताई हुई है जो हमने सारों से पहले पढ़ी थी कि सैचुरेटेड सोल्यूशन, क्योंकि हमने सारों से पहले पढ़ा था सैचुरेटेड सोल्यूशन। अगर पहले पेज आज हमने जो सारों से पहले टॉपिक पढ़ा वो हमने पढ़ा था अनसैचुरेटेड की पहले डेफिनेशन पढ़ी थी, फिर हमने सैचुरेटेड की पढ़ी थी कि ऐसा सोल्यूशन जिसका एक टेम्परेचर को बढ़ाने के ऊपर, यानी एक खास टेम्परेचर के ऊपर, वो जो हमने दूसरी, क्योंकि सालों से पहले हमने अनसैचुरेटेड पढ़ी थी, अनसैचुरेटेड, फिर हमने सैचुरेटेड पढ़ी थी, फिर हमने सुपर सैचुरेटेड पढ़ी थी, सुपर सैचुरेटेड। इसमें सैचुरेटेड की बात कर रहे हैं। अनसैचुरेटेड में तो जितना हम डालते जाएंगे वो डिजॉल्व हो सकता है, और भी सैचुरेटेड में ये है कि हम और डालेंगे तो वो डिजॉल्व नहीं होगा, वो नीचे बैठने लग पड़ेगा। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन विच कैन नॉट डिजॉल्व अमाउंट एट द बॉटम go on adding solution till it starts settling down at the bottom of the solution। यानी वो वाली स्टेज जिसके बाद अगर हमने और ज़रा सा भी डाला तो वो
और डिजॉल्व नहीं होगा वो, बल्कि नीचे बैठने लग पड़ेगा, तो वो सैचुरेटेड सोल्यूशन था। ये मैंने जैसे कि आप लोगों को अभी पहले टॉपिक पढ़ाया था, मैंने ये भी बोला था कि हल्का सा नीचे बैठने लग पड़ते हैं, तो इसकी दोनों डेफिनेशन आ सकती हैं। यानी ये मकदार जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो सल्यूट को डिजॉल्व कर दे, उसके बाद जरा सी भी अमाउंट हमने डाली तो वो डिजॉल्व ना हो, उसको कहा जाता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये जो दूसरे वाले, तो वो उन्होंने एक दी हुई है कि इन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट दैट कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, तो ये उसके बाद क्या है, प्रिपेयर अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड 100 ग्राम ऑफ वाटर के 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर अगर हम सोडियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएं, टेक द सोल्यूशन टू वे प्री वेट चाइना डिश, प्लेस द चाइना डिश ऑन बर्नर एंड हीट स्लोली evaporates completely, cool चाइना डिश एंड वेट इट, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट इन। ये उन्होंने मुख्तलिफ एक्टिविटी बताई हुई है कि आप 100 ग्राम ऑफ वाटर लें, उसके अंदर आप सोडियम क्लोराइड डाल लें, उसको फिर आप चाइना डिश के अंदर डाल दें, उसे फिर हीट करें, वो वेपोरेट हो जाएगा, फिर आप उसके बाद वाटर वेपोरेट हो जाएगा, NaCl नीचे रह जाएगा, फिर उसके आप चाइना डिश का वजन करें तो आपको पता चल जाएगा वाटर यानी कितना मौजूद है, और कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड का मास बेसिकली पता चल जाएगा कितना मौजूद है। बहरहाल सोडियम सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर 35.7। अब उन्होंने एक एग्जांपल दी है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl की जो सॉल्युबिलिटी है, यानी ये कितना डिसॉल्व हो सकता है, कितना सॉल्युबल है इन 100 ग्राम ऑफ। अच्छा, एक तो ये चीज थी जिसे मैंने आपको पोलर और नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट बताया। दूसरा एक चीज होती है सॉल्वेशन और एक होता है सॉल्वोलाइसिस। इसी तरीके से एक चीज होती है हाइड्रेशन और एक होती है हाइड्रोलाइसिस। सॉल्वोलाइसिस होती है कि सॉल्वेंट पूरा रिएक्शन कर जाते हैं, सॉल्वेंट रिएक्शन कर जाते हैं। और इसी तरीके से सॉल्वेशन ये होता है कि सॉल्वेंट जो है वो रिएक्शन ना करे बल्कि जाकर जुड़ जाए, इसे कहा जाता है सॉल्वेंट जाकर जब जुड़ जाते हैं उसे कहा जाता है सॉल्वेशन। और जब सॉल्वेंट जाकर रिएक्शन कर जाए तो टूट जाए, तोड़ फोड़ हो जाए उसकी, उसे कहा जाता है सॉल्वोलाइसिस, जब रिएक्शन कर जाए टूट जाए। इसी तरीके से हाइड्रेशन, वही सॉल्वेंट जब वाटर हो तो उसे कहा जाता है हाइड्रेशन, यानी जब वाटर जाकर जुड़ जाए। और इसी तरीके से जब वो वाला वाटर जब जाकर रिएक्शन कर जाए उसे हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है। जो यानी वाटर जब रिएक्शन कर जाए टूट जाए और उसे हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है। जब वाटर जाकर जुड़ जाए उसे हाइड्रेशन कहा जाता है। तो उसके बाद अब वो क्या कहते हैं कि सोडियम 100 सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज 35.7। सिमिलरली सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इज 50 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। इफ यू ऐड 60 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल हैपन। अब ये उसने बताई हुई है सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर में, यानी रूम टेम्परेचर अगर हो 25 डिग्री सेल्सियस और वाटर और सोडियम क्लोराइड 100 ग्राम हो, NaCl जो है वो 100 ग्राम हो, तो फिर जो रूम टेम्परेचर पे उसकी सॉल्युबिलिटी होती है वो 35.7 ग्राम तक वो डिजॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इज 50 ग्राम पर 100 ग्राम वाटर। इसी तरीके से अगर 100 ग्राम वाटर हो तो उसके अंदर सोडियम थायोसल्फेट जो है ये 50 ग्राम डिजॉल्व हो सकता है। इसका मतलब है सोडियम थायोसल्फेट की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। यानी फर्ज करो मुझे बताने जा रहा है कि आप 100 ग्राम पानी है आपके पास, ये मैं अंदर बना देता हूँ कि 100 ग्राम ऑफ पानी है, इसके अंदर 100 ग्राम वाटर पड़ा है और इसके अंदर 2 पानी हमने लिए, इसके अंदर भी 100 ग्राम का वाटर लगा, इसके अंदर हमें NaCl डाल देते हैं, रूम टेम्परेचर है, उसके अंदर हम सोडियम थायोसल्फेट डाल देते हैं, सोडियम थायोसल्फेट या सल्फाइड है, सोडियम थायोसल्फेट है, तो ये हम डाल देते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर हम रूम टेम्परेचर पे हम ये कितना डालें तो डिजॉल्व हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि इसकी जो अमाउंट है वो 35.7 है। ये MCQs में पूछी जा सकती है, यानी इतना हम डालेंगे तो वो डिजॉल्व हो जाएगा। और ये जो है इसकी ये 50 ग्राम, ये 50 ग्राम तक डिजॉल्व कर सकते हैं, यानी ये डिजॉल्व हो जाएगा। हम 50 ग्राम डालेंगे फिर भी डिजॉल्व हो जाएगा, ये हम और डालेंगे तो डिजॉल्व नहीं होगा। उसके बाद आ जाती है कि सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। बस इसके 2 टॉपिक्स ही रह गए, अब आज इंशाल्लाह डिस्कस कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। द केमिस्ट्री सेइंग दैट लाइक डिसॉल्व लाइक इज गाइडिंग रूल व्हेन कंसीडरिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस। ये मैं आप लोगों को मैंने अभी बताया कि सॉल्यूट जो है ये सॉल्यूट जो है ये आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं। सॉल्यूट जिसमें मैंने अभी आप लोगों को पोलर का कॉन्सेप्ट बताया कि लाइक डिसॉल्व लाइक। मेथनॉल रेडीली डिसॉल्व इन वाटर, कि जो मेथनॉल होता है वो डिसॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर। टू फाइंड द रीजन, जो वही बात मैंने आप लोगों को बताई, क्योंकि इन दोनों के अंदर पोलैरिटी है, दोनों पोलर हैं, तो इसलिए आपस में डिसॉल्व हो जाते कर लेते हैं एक दूसरे को। लुक इनटू द नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज
कि इन दोनों के दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन सी हैं अमंग मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स आर पोलर। वाटर मॉलिक्यूल्स मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि ये पोलर होता है क्योंकि बीच में ऑक्सीजन मौजूद है, वाटर के साथ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन अपनी तरफ बॉन्ड पेयर को खींचेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएगी। तो टू हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू ऑक्सीजन एटम आर स्लाइटली पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन एज स्लाइटली नेगेटिव। तो इसी तरीके से मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये तो पहले आ गया कॉन्सेप्ट, पहले मैंने बता दिया था, दोबारा मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वाटर है, ऑक्सीजन, और ये भी वाटर है, इसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट हो गई है, ज़्यादा है क्योंकि 3.5 है, ये अपनी तरफ बॉन्ड पेयर को खींचेगा, हाइड्रोजन के ऊपर डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, तो ये पोलर है। और इसके आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ या फ्लोरीन के साथ मौजूद होते हैं तो उसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो मेथनॉल मॉलिक्यूल्स आर आल्सो पोलर एंड एक्सिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरीके से जो मेथनॉल होता है उसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। ये जैसे कि देख लो, ये CH3 अगर बनाया जाए CH3OH, तो इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये भी पोलर है। ऑक्सीजन इधर से भी अपनी तरफ खींचेगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से भी ज़्यादा है, और ऑक्सीजन कार्बन से भी खींचेगा, हाइड्रोजन से भी खींचेगा, इसके ऊपर से एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो रही है, द पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। मैनी वाटर एंड मेथनॉल हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड इंटरमॉलिक्यूलर, दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद ईच अदर, थस मेथनॉल एंड वाटर आर सॉल्युबल। अब जो ये दोनों आपस में सॉल्युबल होते हैं क्योंकि दो चीज़ों की वजह से, एक तो दोनों पोलर हैं, बोथ आर पोलर, बोथ पोजेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इन दोनों के अंदर ये दोनों पोलर होते हैं और दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है, और दोनों इसलिए आपस में एक दूसरे को इंट्रैक्शन कर लेते हैं और डिजॉल्व हो जाते हैं, दोनों मिसिबल हैं, आपस में डिजॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद ग्लूकोज आ जाते हैं कि ग्लूकोज हुज मॉलिक्यूल हैज मेनी OH बॉन्ड्स। अब ग्लूकोज वो भी सॉल्युबल है वाटर के अंदर, जैसे कि इसलिए ये पूछा जा सकता है कि ये सॉल्युबल है, जारी बात है सॉल्युबल है ग्लूकोज, ये इसका भी ये 6 कार्बन मौजूद होते हैं, 3 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन मौजूद होते हैं। इधर भी OH CH2OH, इधर भी CH2OH मौजूद होती है, और इधर भी OH और इधर H, इधर H और इधर OH, इधर OH और इधर H, इधर OH और H। इसी तरीके से CH2OH या एक एल्डिहाइड होता है, और इधर या एक OH कह सकते हैं, या कीटोन में इस जगह पर कार्बोनिल ग्रुप होता है, और इधर वो होता है, अब इधर साथ कोई चीज जुड़ी हुई होगी ग्लूकोज के, तो ये इसके अंदर क्योंकि दोनों के अंदर OH बॉन्ड होता है तो ये भी दोनों सॉल्युबल हैं। व्हेन यू प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर इट डिसॉल्व। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल हमने पढ़ी ग्लूकोज की, ये भी डिसॉल्व है क्योंकि इनके अंदर भी OH आ जाता है। अब वो कहते हैं कि NaCl जो होता है वो भी पानी के अंदर डिसॉल्व होता है क्योंकि वो आयोनिक कंपाउंड है, कि NaCl तीसरी चीज उसने एग्जांपल दी है NaCl, ये टेबल साल्ट, ये तो हमें पता भी है कि ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, पानी नमक अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि 35.7 ग्राम, तो ये वैसे ही डिसॉल्व हो जाता है। तो इसको क्रिस्टल पानी के अंदर द नेगेटिव एंड ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टेड टू सोडियम आयंस एंड पॉजिटिव एंड इज अट्रैक्टेड टू क्लोराइड आयंस। अब इसके अंदर भी HOH के अंदर देखा जाए तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। वो कहते हैं कि जो सोडियम है वो हाइड्रोजन के साथ जो नेगेटिव होता है क्योंकि वो आपको पता है प्लस और नेगेटिव आपस में इंट्रैक्शन करते हैं, प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं और प्लस प्लस रिपेल करते हैं। तो अब इसमें जो प्लस माइनस है वो कौन कौन से हैं? क्लोरीन जो है HCl के साथ इंट्रैक्शन करेगा, H के साथ करेगा क्योंकि क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज है, वो प्लस की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और इसके ऊपर पार्शियल प्लस का चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर। अब जो N है वो ऑक्सीजन की जाने की कोशिश करेगा। तो ये इस तरीके से आपस में इंट्रैक्शन करने की कोशिश करेंगे, ये भी डिसॉल्व हो जाते हैं। एंड ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इट अट्रैक्टेड टू क्लोराइड आयंस, और एंड वाटर मॉलिक्यूल्स का जो एंड है पॉजिटिव एंड है, जो हाइड्रोजन है वो क्लोराइड आयन की तरफ जाने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से और अट्रैक्टिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग एनफ टू ओवरकम द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन दैट एग्जिबिट बिटवीन द आयंस NaCl। वो अब उसने एक और बहुत मजे की बात की, वो कहता है कि जो इनकी जो अट्रैक्शन है आपस में क्लोरीन और हाइड्रोजन की, वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो N और Cl के आपस के बॉन्ड को भी तोड़ देती है। यानी है ये जो बेसिकली N और Cl के दरमियान ये तो आयोनिक बॉन्ड है, और ये इसका मतलब है वीक है बनिस्बत H और Cl के जो बॉन्ड है, क्योंकि NaCl का बॉन्ड आयोनिक है और ये उसको भी तोड़ है, तब डिसॉल्व करे, क्योंकि बॉन्ड टूटेंगे तब भी आपस में डिसॉल्व होंगे। तो ये आयोनिक बॉन्डिंग वीक है और ये वाली स्ट्रॉन्ग है, ये जो H और Cl के दरमियान जो इंट्रैक्शन हो रही है।
हालांकि एच और सी एल के दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है सिर्फ, और ये एच और सी एल के दरमियान जो होती है वो वैसे कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है एच और सी एल के दरमियान जो बनती है, क्योंकि दोनों शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं। यानी कोवेलेंट बॉन्डिंग इसका मतलब आयोनिक से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कोवेलेंट में शेयरिंग हो रही है और आयोनिक में एक लूज कर देता है, लेकिन कोवेलेंट ने शेयरिंग को भी तोड़ दिया है, कोवेलेंट ने आयोनिक को भी तोड़ दिया है, यानी शेयरिंग इतनी ज़्यादा होती है। सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व रेडिली, तो सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व हो जाता है। और ऑन द अदर हैंड गैसोलीन एंड ऑयल डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। अब ये जो तीन चीज़ें थी ये थी डिजॉल्व होने के लिए, यानी ये भी डिजॉल्व हो जाता है, ये भी डिजॉल्व हो जाता है, ये भी डिजॉल्व हो जाता है, तीन चीज़ें हमने पढ़ी हैं। अब आ जाती है चौथी चीज गैसोलीन एंड ऑयल, ये पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होते। लुक इनटू द नेचर ऑफ गैसोलीन एंड ऑयल मॉलिक्यूल। गैसोलीन एंड ऑयल आर नॉन पोलर इन नेचर, द अट्रैक्शन बिटवीन वन मॉलिक्यूल एंड ऑयल इज वेरी वीक, सो दीज लिक्विड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर विच हैव सिमिलर नॉन पोलर आर सॉल्युबल इन वन अनदर। अब वो कह रहे हैं गैसोलीन और ऑयल जो होता है, जैसे कि आप अगर तेल डालें ना, ऑयल और गैसोलीन, अगर आप तेल की जो शीशी होती है घर में जो बड़े होते हैं, सरसों का तेल वगैरह हो गया और मुख्तलिफ तेल जो होते हैं, इसके अंदर आप पानी डालें तो ये आपस में डिजॉल्व नहीं होंगे, बकायदे साफ वाजे दो लेयर नजर आ जाएंगे, एक तेल की और एक वाटर की। तो इसी तरह क्यों, क्योंकि जो ऑयल होता है ये फैट्स और ऑयल्स वगैरह ये बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लिपिड्स एंड फैट्स एंड ऑयल, ये क्या होते हैं, ये नॉन पोलर होते हैं, कार्बन फैटी एसिड वगैरह इनकी लंबी लंबी चेंज होती हैं। तो एस्टर्स वगैरह होते हैं, ये एसीटेट्स वगैरह और मुख्तलिफ यानी जो होते हैं। तो ये ऑयल और गैसोलीन वगैरह क्या होते हैं, ये पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होते, क्योंकि ये नॉन पोलर है। और हमने सालों से पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि पोलर जो होता है वो नॉन पोलर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता, और वो इसी वजह से नहीं होता क्योंकि आपस में वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट नहीं होता, जिसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल पोलैरिटी क्रिएट नहीं होती, जिसकी वजह से आपस में पॉजिटिव आयन नेगेटिव के साथ इंट्रैक्शन नहीं कर सकता। इधर तो पोलैरिटी क्रिएट होगी थी, जिसकी वजह से माइनस और प्लस ने आपस में इंट्रैक्शन कर लिया था। नॉन पोलर की पोलैरिटी क्रिएट ही नहीं होगी तो प्लस माइनस की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं करेगा, और पॉजिटिव तो वैसे ही रिपेल करते हैं। तो ये नॉन पोलर है, और ये वाटर भी है, ये पोलर है, तो नॉन पोलर पोलर के अंदर डिजॉल्व नहीं हो सकता। अब इसके अंदर तो पोलैरिटी तो है, प्लस और माइनस चार्ज है, लेकिन इसके अंदर नहीं मौजूद, लेकिन नॉन पोलर आपस में डिजॉल्व हो जाते हैं, यानी ऑयल और गैसोलीन आपस में डिजॉल्व हो जाते हैं। थस वी कंक्लूड दैट सब्सटेंसेस हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, यानी हम ये बता सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जिनकी स्ट्रक्चर सेम हो और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सेम हो, मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, टेंड टू बी सॉल्युबल, वो आपस में डिजॉल्व हो जाते हैं, वो आपस में सॉल्युबल होते हैं। वेयर है वो वाले सब्सटेंसेस दैट हैव डिसिमिलर स्ट्रक्चर, जिनके स्ट्रक्चर सेम ना हो, वो इनसॉल्युबल होते हैं, वो आपस में डिजॉल्व नहीं हो सकते। अब मैं आप लोगों को एक बताने लगूँ कि सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर का फैक्ट क्या होता है सॉल्युबिलिटी में। तो टेम्परेचर का फैक्ट ये होता है कि हम जैसे हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो सॉल्युबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने से जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है, मॉलिक्यूल्स की वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वापस में कोलिजन ज़्यादा करते हैं। जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने पर वो आपस में कोलाइड ज़्यादा करते हैं तो फिर रिएक्शन ज़्यादा हो जाता है और वापस में इंट्रैक्शन ज़्यादा होती है, वो बॉन्ड टूट जाते हैं एनर्जी मिलने पर और वो आपस में डिजॉल्व कर जाते हैं। अब उसी तरीके से उन्होंने एग्जांपल दी है कि इफ़ यू ऐड, अगर आप 34.7 ग्राम ऑफ KCl ऐड करते हैं टू 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी अगर आप 34.7 ग्राम KCl का ऐड करते हैं 100 ग्राम ऑफ वाटर, इट विल डिजॉल्व। अब मैं इसको हटाकर आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरीके से वो बताने जा रहे हैं कि KCl जब वाटर के अंदर जाएंगे तो वो डिजॉल्व कर, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने NaCl की बात की कि NaCl वाटर के अंदर डिजॉल्व कर रहा था मैंने, तो इसी तरीके से वो कहते हैं कि KCl जो है ये अगर वाटर के अंदर हम डालेंगे एट रूम, अपने टेम्परेचर बता दिए 25 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, और 100 ग्राम ऑफ वाटर है और KCl जो है ये 34.7 ग्राम है, यानी इन दोनों को आपस में जब मिक्स करेंगे तो वो डिजॉल्व हो जाएगा। इफ यू एड मोर देन 34.7, वो कहते हैं अगर हम 34.7 से ज़्यादा करेंगे, जैसे हमने वाटर का NaCl का पढ़ा था 35.7, इसी तरीके से KCl का जो है 34.7, ये भी हमसे क्यूज में पूछा जा सकता है। अब देखें हमने NaCl का पढ़ा था, उसमें हमने 35.7 पढ़ा था, लेकिन जो KCl है वो हमने 35.7 पढ़ा था NaCl का एट 20 डिग्री सेल्सियस। और ये जो है KCl की सॉल्युबिलिटी NaCl से भी बनिस्बत कम है और है 34.7। However, if you increase the temperature, it will reduce। वही बात जैसे कि हमने सुपर सैचुरेटेड में पढ़ी थी, हमने जब कहा था सैचुरेटेड को थोड़ी सी हीट ज़्यादा दो तो वो वाले जो अमाउंट है वो डिजॉल्व हो जाती है। कीप ऑन एडिंग मोर KCl, हम ऐड करते हैं मोर KCl, ज़्यादा KCl ऐड करते हैं और इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को। कीप ऑन एडिंग मोर KCl एंड इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर हम KCl और ज़्यादा डालेंगे टेम्परेचर लाएंगे तो हम देखेंगे 56.7 KCl डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी देखा जाए तो
हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये 34, अगर आप 24.7 की बात करें तो इसका मतलब 24.7 जब हमने वाटर के अंदर डाला था तो वो डिजॉल्व हो गया था, तो इसका मतलब वो है अनसेचुरेटेड सोल्यूशन, क्योंकि हम उसके अलावा अगर और भी डालें तो वो भी डिजॉल्व हो जाएगा। फिर हमने 30 तक डाला, वो भी डिजॉल्व हो गया, इसका मतलब है अभी भी वो अनसेचुरेटेड है। हमने 32 डाला, वो डिजॉल्व हो, वो भी अनसेचुरेटेड। जैसे हमने 34.7 है, ये 34.7 जो है ये सुपर ये सेचुरेटेड सोल्यूशन है, सिर्फ सेचुरेटेड सोल्यूशन, क्योंकि अब इसके अंदर हम और पानी और ज्यादा डालेंगे तो वो डिजॉल्व नहीं होगा। ये जो है ये इसका सैचुरेटेड सोल्यूशन है। अब इसके अंदर टेम्परेचर देते हैं और वो डिजॉल्व करते हैं, वो डिजॉल्व हो जाते हैं, और ज्यादा टेम्परेचर करते हैं और 30 तक चले जाते हैं, 40 तक चले जाते हैं, वो भी डिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन वो कहता है कि 56.7 जो है 56.7 भी डाल देते हैं तो ये जो था ये सैचुरेटेड था। अगर हम 24.7 तक करते हैं तो वो अनसेचुरेटेड है, क्योंकि उससे ज्यादा हम और करेंगे वो भी डिजॉल्व। सैचुरेटेड बिल्कुल वो लास्ट स्टेज है जिसके बाद जरा सा भी डिजॉल्व नहीं होगा। 56.7 जब हम करते हैं टेम्परेचर के बढ़ाने के बाद भी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आकर, इधर तो 20 था, हमने 100 पर आकर किया तब जाकर वो डिजॉल्व होता है। तो सोल्यूशन टेम्परेचर you will observe that 56.7 किसकी डिजॉल्व एट 100 व्हेन टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज टू 20, तो यानी ये इधर तक डिजॉल्व हो जाता है 56। जब हम 100 ग्राम पे ये 56.7 100 डिग्री सेल्सियस पे इतना डिजॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि जब हम टेम्परेचर कम करेंगे, यानी आप टेम्परेचर एकदम बढ़ाकर जब आप कम करते हो तो उसकी क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है उस चीज़ की, जब टेम्परेचर बढ़ा के। यानी अगर कोई ये सवाल आ जाए कि हाउ क्रिस्टल बनाने का तरीका लिखें, तो उसमें ये हम कह सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जैसे ही टेम्परेचर हम कम करेंगे तो फिर क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है उस कंपाउंड की। टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन इज डिक्रीज, हमने 100 से फिर डिक्रीज कर दिया, 20 पर ले गए, 22 ग्राम विल क्रिस्टलाइज आउट। अब जो है इसमें से हमने 100 से कितने पे ले गए, पहले 20 से 100 पे गया, 100 से फिर 20 पे ले गए दोबारा वापस, तो ये 56.7 ग्राम से 20 निकाल दो तो 36.7 जो है ये आ जाता है, जिसमें से ये 36.7 20 अगर निकाल दो, क्योंकि उसने कहा है कि 36.7 जो है इसमें से 22 ग्राम विल क्रिस्टलाइज आउट, इसमें 22 ग्राम जो है वो क्रिस्टलाइज आउट हो गए। यानी इसमें से अगर हम 22 निकाल दें तो 6 में से दोगे 4, 5 में दोगे 3, 34.7, तो ये जो है वो क्या कहते हैं कि वही बिल्कुल उतनी अमाउंट ही जितनी अमाउंट अब पहले 34.7 डिजॉल्व हुई थी ना, तो ये जो है 34.7 तो डिजॉल्व हो ही रहेगी, लेकिन बाकी जो 22 टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से जितना इंक्रीज हुई, जितनी डिजॉल्व हुई थी टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से, उतनी टेम्परेचर कम करने की वजह से उतनी ही जो है वो क्रिस्टलाइज होगी, बिल्कुल उतनी अमाउंट ही। ये भी पूछा जा सकता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर उसने 50 ग्राम उसने डिजॉल्व किया तो वो कितनी टेम्परेचर कम करने पे वो कितनी डिजॉल्व करेगी, तो इससे सारी बात है 22 फिर उतनी करेगी जितनी हमने टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से जितनी डिजॉल्व होगी थी। नोट दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड इंक्रीज कर जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी NaCl जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं, आयोनिक कंपाउंड आप लोगों को पता है कि जिसमें एक लूज और एक गेन करने की वजह से, यानी NaCl ये आयोनिक है, क्यों? क्योंकि N ने एक लूज कर दिया, Cl ने एक गेन कर दिया, जो कि जिसमें एक एलिमेंट लूज करे और दूसरा गेन कर ले, उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उससे आयोनिक बॉन्ड बनता है, जो कि आयंस की वजह से फॉर्मेशन की वजह से होते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड बढ़ जाती है टेम्परेचर के बढ़ाने से, सॉल्युबिलिटी लेकिन ऑफ सम सॉलिड डिक्रीज विद टेम्परेचर, लेकिन वो कहता है कि कुछ सॉलिड ऐसे हैं। अब ये जो एक्सेप्शनल केस होता है ना, ये MCQs में पूछे जाते हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं कि कुछ सॉलिड्स की डिक्रीज करते हैं टेम्परेचर, कुछ सॉलिड्स होते हैं वो टेम्परेचर डिक्रीज कर उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है टेम्परेचर की वजह से। फॉर एग्जाम्पल सॉल्युबिलिटी ऑफ Na2CO4 डिक्रीजेज, Na2SO4 डिक्रीज विद टेम्परेचर, यानी जो Na2SO4 है, ये Na2SO4 इसकी जो सॉल्युबिलिटी है ये डिक्रीज करती है, Na2SO4 की सॉल्युबिलिटी जो है ये डिक्रीज करती है टेम्परेचर बढ़ाने से, इसकी टेम्परेचर जो सॉल्युबिलिटी है इंक्रीज करने के बजाय डिक्रीज करने लग पड़ती है, वो इसी वजह से, क्योंकि जैसे अभी हमने पढ़ा तो क्रिस्टलाइजेशन वगैरह होगी। लेकिन बहरहाल हम पढ़ते हैं इसके रीज़न वगैरह के क्यों इसका रीज़न है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सम सॉलिड डिक्रीज कहा जाती है, सॉलिड फॉर एग्जांपल Na2SO4 एक्सप्लेन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। अच्छा, अब हीट वाटर इन बीकर, वो कह रहे हैं कि एक एक्सपेरिमेंट है, आप क्या करो कि वाटर के अंदर हीट वाटर इन बीकर, आपने बीकर लिया, उसके अंदर आपने पानी डाला, वाटर, उसको आपने हीट किया, नीचे से आपने हीट दे दी। अब
अब पानी गर्म होगा, आस्ता आस्ता सी बबल्स फ्रॉम एट इनसाइड ऑफ द बीकर बिफोर द वाटर बॉइल्स, बबल्स बनने लग पड़ेंगे। दीज बबल्स आर कंपोज ऑफ एयर, ये बबल्स सारी बात है एयर से बने होंगे, जो बुलबुले ऊपर निकलते हैं उसमें हवा होगी। सिंस एयर इज लेस सॉल्युबल इन हॉट वाटर, आप लोगों को पता है कि एयर जो होती है ये गर्म पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होती, कम होती है सॉल्युबल देन इन कोल्ड वाटर, यानी एयर जो होती है ये कोल्ड वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल है, जल्दी डिजॉल्व हो जाती है कोल्ड वाटर ठंडे पानी में, और गर्म पानी में जो एयर होती है वो लेस सॉल्युबल होती है, जल्दी डिजॉल्व नहीं होती। क्यों? क्योंकि एयर जो होती है वो खुद ही बुलबुले बना देती है, इसके हिसाब के सतह भी तो वो बुलबुले माने, नहीं तो वो बुलबुले बनते ही नहीं। ठंडे पानी में तो बुलबुले नहीं बनते, क्यों? क्योंकि ठंडे पानी में जो वेपर होते हैं वो डिजॉल्व हो रहे होते हैं, गैस जो होती है वो डिजॉल्व होती है, लेकिन गर्म पानी में बुलबुले इसलिए बने होते हैं क्योंकि जो गैस बन रही होती है वो डिजॉल्व नहीं हो रही होती है, बल्कि वो लेस सॉल्युबल होती है, इसलिए वो बबल बना के बाहर पार कर रही होती है। दिस मीन सॉल्युबिलिटी ऑफ एयर इन वाटर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसका मतलब है कि एयर की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज करती है। इसकी तो हमने पढ़ ली कि टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज करती है। दूसरी चीज कि एयर इन वाटर वो भी टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज करती है, टेम्परेचर बढ़ाने से वो क्या, एयर इन वाटर डिक्रीज करती है सॉल्युबिलिटी, हवा की भी और Na2SO4 की भी। ये दो हम पढ़ चुके हैं। विद यू माइट ऑब्जर्व इन होम एक्वेरियम, घर में जो फिश एक्वेरियम होता है जिसमें मछली वगैरह रखी गई होती हैं, दैट फिश शोज साइन ऑफ स्ट्रेस ऑन अ हॉट डे, तो फिश मछली क्या करती है, मछली क्या करती है, उसकी स्ट्रेस शो करती है। तो होम एक्वेरियम में जो घर में जो फिश एक्वेरियम वगैरह पड़ा होता है उसमें क्या करती है, फिश शो साइंस ऑफ स्ट्रेस ऑन हार्ड डे, यानी गर्म जिसमें टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो वो स्ट्रेस की फीलिंग शो करती है, यानी सही रिलैक्स फील नहीं करती। क्यों? वैसी वैसे क्योंकि हमने भी पढ़ा कि टेम्परेचर बनाने में एयर डिजॉल्व नहीं कर रही, जब ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिजॉल्व भी नहीं होगी तो फिर वो जारी बात है सांस लेने में मसला होगा, तो मछलियों को भी जारी बात ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन कम ऑक्सीजन डिजॉल्व होगी गर्म पानी में। अब लास्ट टॉपिक रह गए और इंशाल्लाह फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो गए, तो ये पढ़ लेते हैं सोल्यूशन, क्लोराइड्स और सस्पेंशन में डिफरेंस क्या होता है। तो सोल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर होता है इन विच द, अभी सोल्यूशन तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये तो आपको समझ आ गई होगी। होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें पार्टिकल आर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स होते हैं और आयंस डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट द सराउंडिंग फ्लूइड, जिसमें आयंस वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं सोल्यूशन में। हमने अभी पढ़ा, जितनी भी एग्जांपल पढ़ी है सारी सोल्यूशन नहीं पढ़ते हैं, ये तो पूरे चैप्टर ही सोल्यूशन का था। साइजेस ऑफ दीज पार्टिकल्स आर बिटवीन 0.1 to 1 नैनोमीटर, जो साइज होता है पार्टिकल का वो 0.1 से 1 नैनोमीटर के दरमियान होता है। नैनो का आपको पता है 10⁻⁻⁹ आ जाते हैं। Therefore these particles cannot be seen by the naked eye। सोल्यूशन में इसीलिए हमें होमोजेनियस एक ही तरह का मिक्सचर नजर आ रहा होता है, पूरे सोल्यूशन के अंदर हमें कोई चीज पार्टिकल नेकेड आई से कोई पार्टिकल्स वगैरह नजर नहीं आ रहे होते, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आते। दीज पार्टिकल्स कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी एंड अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स, और ये जो पार्टिकल होते हैं ये ऑर्डिनरी और अल्ट्रा फिल्टर पेपर से भी निकल जाते हैं, पास कर जाते हैं, क्योंकि बहुत स्मॉल होते हैं। सोल्यूशन इज अनएबल टू स्कैटर लाइट, और ये सोल्यूशन लाइट को, रोशनी को रोक भी नहीं सकते, क्योंकि पार्टिकल्स जरी बात है बहुत स्मॉल होते हैं, इतने नजर आराम से लाइट सोल्यूशन से गुजर जाती है। इसी लैम्बर्ट बियर लॉ जो है वो भी इसी तरीके से वगैरह हमने डिस्कस किया था कि एक दरमियान में एक सोल्यूशन है तो उसमें से कोई पार्टिकल निकल जाते हैं, लेकिन एन लाइट जो होता है वो कितनी ऑब्जर्व करेगा लाइट और कितनी रिफ्लेक्ट होगी, तो उसके जरिए से हम कंसंट्रेशन वगैरह निकालते हैं। पर कोलाइड्स वगैरह जो होते हैं इन विंटर यू ऑफन ऑब्जर्व फॉग, यानी गर्मियों में सर्दियों में हमने देखी होगी धुंध वगैरह आई होती है। फॉग कंसिस्ट ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर सस्पेंडेड, अभी हमने पढ़ा था फॉग में यानी लिक्विड इन एयर की एग्जांपल है फॉग, और क्लाउड वगैरह और फॉग वगैरह लिक्विड इन एयर, यानी वाटर पानी जो होता है हवा के अंदर मौजूद होता है, यानी नमी होती है, नमी वाली हवा होती है, धुंध आई होती है। फॉग स्कैटर लाइट फ्रॉम हेडलाइट्स ऑफ ऑटोमोबाइल, जो फॉग होती है वो क्या करती है, रोशनी को रोक देती है। इसलिए जब सर्दियाँ होती हैं तो हम जब मोटरसाइकिल वगैरह या गाड़ी वगैरह या ट्रेन वगैरह चला के लेकर जा रहे हो तो आगे हमें रोशनी वगैरह नज़र नहीं आ रही होती, कम हमारी जो लाइट की हेडलाइट्स की जो रोशनी होती है वो कम आगे तक जा रही होती है, ज़्यादा आगे तक नहीं जा रही होती, क्योंकि दरमियान में जो फॉग के पार्टिकल्स होते हैं, हवा के पार्टिकल्स वो उन्हें रोक रहे होते हैं। तो you might have observed that sunlight shining through the window is scattered by dust particles, जो dust particles की वजह से लाइट स्कैटर हो रही होती है, रुक रही होती है, फैल रही होती है आगे, फिर जारी बात है एक जगह पे जब रुक रही होगी तो आगे इस तरह रिफ्लेक्ट वगैरह हो जाएगी, डिफ्लेक्शन वगैरह हो जाएगी। तो डस्ट पार्टिकल्स एयर इज, तो डस्ट पार्टिकल्स भी हवा है, कोलाइड की एग्जांपल आ जाती है।
फॉग एंड डस्ट पार्टिकल सस्पेंडेड इन एयर, जो फॉग और डस्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं हवा के अंदर, वो कोलाइड की एग्जांपल है। कोलाइड डिफर फ्रॉम सोल्यूशन एंड स्कैटरिंग लाइट। सोल्यूशन के अंदर आपको जैसे पता है कि सोल्यूशन जो होते हैं रोशनी को रोक नहीं सकते, स्कैटर नहीं कर सकते, इसी तरीके से ये जो होते हैं अनएबल टू स्कैटर लाइट। और ये तो अनएबल, सोल्यूशन के नॉट स्कैटर लाइट, यानी सोल्यूशन लाइट को स्कैटर नहीं होने देते, लेकिन जो कोलाइड होते हैं क्योंकि उनके पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं तो वो लाइट को रोक देते हैं, लाइट को स्कैटर लाइट कैनॉट स्कैटर लाइट। अच्छा, लाइट सोर्स अगर हमने आगे एक एग्जांपल दी हुई है, हमने लाइट सोर्स लिखी हुई है, सोल्यूशन से वो पास कर जाएगी। हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस डिस्पर्स थ्रू अ मीडियम इज कॉल्ड कोलाइड। यानी हेट्रोजीनियस, कोलाइड क्या होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस क्यों, क्योंकि होमोजीनियस में सोल्यूशन तो होमोजीनियस था क्योंकि हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की एक ही हैत नजर आ रही थी तो और लेकिन कोलाइड्स में क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स वगैरह आ जाते हैं, थोड़े से पार्टिकल्स के साइज बड़ा होता है, इसलिए वो रोक देते हैं। मिक्सचर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स डिस्पर्स अपेरेंटली कोलाइड्स लुक होमोजीनियस लाइक सॉल्यूशन। वैसे देखने में जो कोलाइड होता है वो देखने में सोल्यूशन की तरह ही नजर आते हैं। इन कोलाइड्स डिस्पर्स फेस इज सॉल्यूट इन सॉल्यूशंस एंड डिस्पर्स मीडियम इज लाइक द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशंस। कि कोलाइड के अंदर जो डिस्पर्स फेज होता है वो सॉल्यूट की तरह होता है, जो डिस्पर्स अंदर जो हुआ हुआ होता है, यानी जो रुका होता है, ट्रैप हुआ हुआ होता है, वो जैसे कि फॉग के अंदर वाटर वेपर डिस्पर्स हुए में, तो आपको क्या हुआ है, सॉल्यूट की तरह शो कर रहा है जो डिस्पर्स है, क्योंकि सारी बात है उसकी मकदार कम है, और जो डिस्पर्शन मीडियम है जिसके अंदर डिस्पर्स हुआ है वो सॉल्वेंट की तरह शो हो रहा होता है। इसलिए जिस तरह मैंने अभी पहले बताया था कि सॉल्यूट की शेप जो होती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में जो सोल्यूशन की जो फेज होता है वो बिल्कुल सॉल्वेंट की तरह ही होता है, जो ज्यादा मिकदार वाली चीज होगी। कोलाइड आर जनरली ओपेक बट सम आर ट्रांसपेरेंट एज वेल। साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अब 1 से 10⁻³ नैनोमीटर तक है, यानी बड़े हैं, सोल्यूशन के पार्टिकल से बड़े हैं। These particles can only be seen under electron microscope। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखे जा सकते हैं, ये वाले पार्टिकल्स। कोलाइड कैन स्कैटर लाइट, जो कोलाइड होते हैं वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं। मिल्क होते हैं, उसके बाद बटर होते हैं, दूध वगैरह, बटर, चीज, जाम, जेली, हलवा, मेयोनीज आर अदर एग्जांपल ऑफ कोलाइड। अब आगे आ जाते हैं सोल्यूशन कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी। अच्छा, ये तो चलो था हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पहले हम इधर से दोबारा कोलाइड्स पढ़ लेते हैं कि कोलाइड जो है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। उसके बाद पार्टिकल के साइज 1 से 3 नैनोमीटर तक है और पार्टिकल्स आंखों से नजर नहीं आते एंड ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अच्छा माइक्रोस्कोप है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से वो नजर आ जाते हैं। उसके बाद पार्टिकल पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। अब पार्टिकल जो होते हैं ये कोलाइड्स के, ये सोल्यूशन के जैसे मैंने बताया था पार्टिकल छोटे होते हैं वो भी गुजर जाते हैं, और कोलाइड के जो पार्टिकल होते हैं वो भी गुजर जाते हैं क्योंकि वो छोटे होते हैं, लेकिन वो अल्ट्रा फिल्टर पेपर से नहीं गुजर सकते। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से गुजर जाते हैं, लेकिन जो अच्छे वाला फिल्टर पेपर है, जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है, और उसके बाद जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से गुजर जाते हैं लेकिन अल्ट्रा फिल्टर पेपर से नहीं गुजर पाते। इसका मतलब ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में सुराख थोड़े ज़्यादा होते हैं इसलिए वो गुजर जाते हैं, और जो ऑर्डिनरी अल्ट्रा फिल्टर पेपर होते हैं उसमें सुराख जो होते हैं वो कम होते हैं, यानी होल जो साइज का जो सुराख है वो कम होता है जिसके जरिए से वो नहीं गुजर सकते। अब सोल्यूशन सस्पेंशन आ जाती है। सस्पेंशन कैन नॉट पास थ्रू ऑर्डिनरी एज वेल एज अल्ट्रा फिल्टर पेपर। जो सस्पेंशन होते हैं उसके पार्टिकल के साइज बहुत बड़े होते हैं तो इसलिए वो गुजर नहीं सकती। पार्टिकल्स आर विजिबल बाय नेकेड आई। पार्टिकल जो होते हैं वो आंखों से देखे जा सकते हैं सस्पेंशन में। इस तरीके से कई सस्पेंशन वगैरह आती हैं, दवाइयाँ वगैरह आती हैं, मुख्तलिफ मेडिसिन वगैरह आती हैं, वो भी सस्पेंशन साफ नजर आ रही होती हैं पार्टिकल्स वगैरह, बाकायदा उनके ऊपर लिखा हुआ होता है सस्पेंशन। तो ये थे मुख्तलिफ। और ये जो अब जो सोल्यूशन होते हैं ये स्कैटर लाइट को स्कैटर नहीं करते, यानी लाइट को रोकते नहीं है, लाइट उनसे गुजर जाती है। लेकिन जो सस्पेंशन होते हैं वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, रोकते हैं, कोशिश करते हैं रोकने की। कोलाइड्स में भी पार्टिकल का साइज बढ़ता है वो भी रोकने की कोशिश करते हैं। इनमें से जो सारों से जो छोटे साइज होते हैं वो सोल्यूशन होते हैं, उसके बाद जो होते हैं वो बड़ा जो साइज होता है वो कोलाइड्स का होता है, और उससे जो बड़ा साइज होता है वो सस्पेंशन का होता है। तो इधर ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया आप लोगों का। अल्लाह का शुक्र है।